हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम अपने बायोलॉजी के जो पीवाईक्यूज कर रहे थे बीपीएससी के लिए, 71st बीपीएससी के लिए, उसी ऑर्डर में हम आज ये तीसरा लेक्चर हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी सेक्शन में जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। और हमारा गोल भी यही है कि पीवाईक्यूज के थ्रू हम कंप्लीट बीपीएससी को, जो बचे हुए टाइम में 1 मंथ के करीब का टाइम बचा हुआ है हमारे पास, उसके थ्रू हम इस सीरीज़ में हम गो थ्रू कर रहे हैं। और उसी ऑर्डर में ये तीसरा लेक्चर है बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है। बाकी के 2 लेक्चर, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के देखिए। और उसके बाद से इस लेक्चर को आकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी का बीपीएससी के पीवाईक्यूज का। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इकिनोडर्मेटा। फाइलम इकिनोडर्मेटा के लिए कौन सा ट्रू है? तो मैंने आपको बताया था कि जो है, जो हमारे 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो एनिमलिया के जो एक फाइलम है, 10 फाइलम है एनिमलिया में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उस 10 फाइलम में एक फाइलम है इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा में आपको बताना है कि उसकी कौन सा ऑप्शन है जो इकिनोडर्मेटा के लिए फिट बैठता है। क्या तो पहला ऑप्शन है कि क्या वेदर इकिनोडर्मेटा आर ट्राइपोब्लास्टिक एंड हैव सिलोमिक कैविटी, वेदर दे हैव वाटर ड्रिवन ट्यूब, वेदर दे आर एक्सक्लूसिव मरीन, मोर देन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इकिनोडर्मेटा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो ट्राइप्लोब्लास्टिक है, सिलेमिक कैविटी है उनके अंदर, वाटर ड्रिवन ट्यूब है, एक्सक्लूसिव मरीन है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि इकिनोडर्मेटा में ट्राइपोब्लास्टिक होता है, सिलेमिक कैविटी भी होती है, वाटर ड्रिवन ट्यूब भी होता है और वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। सिलोमिक कैविटी मैंने आपको बताया था कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में सिलोमिक कैविटी, ट्रू सिलोमिक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, बनती है, तो ऑर्गन रखने की जगह मिल जाती है नेचर को। तो ट्रू सिलोमिक कैविटी बनना बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल्स में प्रॉपर ऑर्गन हो सके। हम देखे थे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, एनिमलिया फाइलम में ही कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर ऑर्गन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेमिक कैविटी नहीं है उनके पास, या बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। लेकिन इकिनोडर्मेटा में ट्रू बॉडी कैविटी होती है। इकिनोडर्मेटा ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस होता है ऑर्गन बनने का कि वो ट्राइप्लोब्लास्टिक हो, मतलब उनमें 3 लेयर्स ऑफ सेल हो। ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब लेयर ऑफ सेल जो है 3 होती है, मेसोडर्मिक, एंडोडर्मिक और 1 2 3 एक लेयर और होती है। वो तीनों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और ये जो इकिनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है, ये चूंकि मरीन एनिमल्स हैं तो इसमें वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है जिसके थ्रू ये कंज्यूम करते हैं। तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है कि ये मोर देन वन ऑफ द अबव है। इनमें इकिनोडर्म्स आर ट्राइपोब्लास्टिक, यानी कि 3 जर्म लेयर होती हैं। जो जर्म लेयर होती हैं, जर्म लेयर्स, उन्हीं से सारे ऑर्गन बनते हैं। ये जब एकदम शुरुआती स्टेज होती है एनिमल्स की या किसी ऑर्गेनिजम्स की, तो जर्म लेयर्स बनती हैं। तो जिनमें ये 3 बन जाती हैं, उनमें प्रॉपर ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे, जब हम भी शुरू होते हैं एक एम्ब्रियो के फॉर्म में, एक भ्रूण के फॉर्म में, तो हमारे में भी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक, वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है इसमें, ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। ऑल इकिनोडर्म्स लिव इन द मरीन एनवायरनमेंट, नन लिव इन फ्रेश वाटर और लैंड। यानी मरीन में स्पेशली, यानी कि ओशियन में रहते हैं, लैंड में भी नहीं और फ्रेश वाटर में भी नहीं। कहाँ रहते हैं? ओशियंस में रहते हैं। और ये मैंने आपको अपने नोट्स लगाए हुए थे, वो उसी में पढ़ देता हूँ। इकिनो का मतलब होता है हेजहॉग या स्पाइनी। हेजहॉग होता है ना, आप देखते हैं उससे कांटे ऐसे ऐसे निकले होते हैं। तो इकिनो का मतलब ही होता है हेजहॉग जैसा एनिमल, यानी स्पाइनी एनिमल। डर्मा मतलब होता है स्किन, यानी इकिनोडर्मेटा वो एनिमलिया के फाइलम है जिनका जो स्पाइनी एनिमल्स होते हैं, जिनके स्किन में स्पाइंस निकले होते हैं, इसीलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड मरीन एनिमल बोला जाता है। ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर की बनी होती है। इसका एग्जांपल है यहाँ पे सी स्टार्स। जो सी स्टार होता है ना, ऐसे दिखता है आपको, ये क्या है? इकिनोडर्मेटा। सी अर्चिन्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे निकला होता है सी। ये जो सी स्टार है इसमें भी ऐसे ऐसे स्पाइंस निकले होते हैं। सी क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर के शेप का होता है। तो ये इकिनोडर्मेटा का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रूफ लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली। कह रहा है रीसेंट प्रूफ के अकॉर्डिंग लाइफ जो है धरती पर, लाइफ का इमरजेंस कब हुआ था? 20,000 साल पहले, 2 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले या 2 अरब साल पहले?
तो जो लाइफ का इमरजेंस है अर्थ पर, इमरजेंस वो बहुत पीछे जाएंगे, अगर बहुत मैक्स टू मैक्स तो 3.5 बिलियन ईयर पहले भी ऐसा माना जाता है। कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लाइफ जो है 3.5 बिलियन ईयर पहले तक इवॉल्व हो चुकी थी। लेकिन चूंकि इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है 2 बिलियन ईयर्स, तो हम यहाँ टिक करेंगे 2 बिलियन ईयर्स। तो यानी कि श्योर शॉर्ट है कि 2 बिलियन ईयर्स अगो तो लाइफ इवॉल्व हो ही चुकी थी, लेकिन इस पे भी डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लाइफ और पहले इवॉल्व हो चुकी थी, और वो क्या थी, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ अपीयर एटलीस्ट 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन साल तो जरूर हो चुके थे, पॉसिबली इवन अर्लियर, यानी कि 3.5 बिलियन पुराने भी हों तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब मॉलिक्यूलर स्टडीज करते हैं हम फॉसिल्स का, ऑब्वियसली हमको पता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं वो रॉक वगैरह में दब जाते हैं, तो उनका जो निशान बना होता है उसी का स्टडी करके हम जो है स्टडी करते हैं, उन्हीं को फॉसिल्स बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन डेटिंग, एक्चुअली कार्बन डेटिंग से हम कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह या जो चीज़ें मिली हुई हैं उनका भी, अशोक में जो ताम्रपत्र वगैरह या जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं उनका भी हम कैसे वो करते हैं, एज पता करते हैं कि वो कार्बन डेटिंग करके। ओके, तो थोड़ा सा मैं इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइफ का आपको इस सीक्वेंस एक थोड़ा सा आप जान लेंगे ना। जैसे मान लिया कि पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले या किस ऑर्डर में इमर्ज हुआ, वो भी बता सकते, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन था जो प्लेनेट अर्थ पर आया था, तो वो एक यूनिसेलुलर, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ही होंगे, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। और वो क्या था, BGA। BGA कई बार आपने मेरे मुंह से नाम सुना होगा इसका, ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक, ये सबसे पहले आया था। यही या तो 2 बिलियन ईयर्स अगो आया होगा, या तो 3 पॉइंट, अगर पुराना होगा तो 3.5 बिलियन, लेकिन सबसे पहले आया यही था, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को बोलते हैं यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, या इसी को बोलते हैं सायानो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, सायानो बैक्टीरिया। ठीक, ये सायानो बैक्टीरिया है। सायान का मतलब क्या होता है, ब्लू। ठीक, उसके बाद से यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आए। फिर हम देखेंगे सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपॉड्स है, आर्थ्रोपॉड्स, सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपॉड्स है। ये करीब 2.5 अरब साल पहले आए थे, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक, यानी कि यूनिसेलुलर आए, फिर सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपॉड्स आए, उसके बाद से मरीन इनवर्टिब्रेट्स आए, सॉरी एक सेकेंड, मरीन इन क्या हो जा रहा है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, मरीन इनवर्टिब्रेट्स आए, मतलब जो पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आए। ये कब आए, करीब 50 करोड़ साल पहले। ये ऑर्डर थोड़ा सा नंबर याद भी नहीं रखेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया लगाएंगे कि अच्छा, जैसे पूछे कि कोई आपसे कि मरीन इनवर्टिब्रेट्स पहले आए कि बैक्टीरिया पहले आए, तो आपको कम से कम ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से मरीन इनवर्टिब्रेट्स के बाद से फर्स्ट फिश आए, फर्स्ट फिश, पहली मछलियाँ आई। ये कब आई, करीब 43 करोड़ साल पहले, 43 करोड़ ईयर्स अगो। फिर उसके बाद से प्लांट्स आए, क्या है, प्लांट्स, वो भी नॉन फ्लावरिंग नॉन फ्रूटी, इसमें कुछ नहीं होता था। तो ये करीब कब आए, ये 40 करोड़ साल पहले। यानी हम देख रहे हैं कि लाइफ की ओरिजिन तो 3.5 बिलियन ईयर अगो तक थी, पीछे जाती है, लेकिन वो सब किस में थे, पानी में, मरीन। लैंड पर जो पहला इमरजेंस हुआ था लाइफ का, वो प्लांट के फॉर्म में हुआ था। और कितने करोड़ साल पहले, 40 करोड़। ये याद रखना है कि लैंड पर जो लाइफ का पहला इमरजेंस हुआ था उसमें कोई जानवर, कोई ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहले आया था वो क्या था, प्लांट था। कोई ऐसा एनिमल नहीं आया था, क्या था, प्लांट था। प्लांट के बाद हमारे पास पहले जानवर जो है वो थे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, अब चूंकि यही फिश है ना, यही इवॉल्व होकर के एम्फीबियंस में बदले, तो ये लैंड में भी रह सकते थे और ओशियन में तो ऑब्वियसली रह ही सकते हैं। तो यही करीब 36 करोड़ साल पहले ये आए थे। उसके बाद से एम्फीबियंस के बाद से हमारे पास रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स भी वही 25-25 करोड़ साल पहले। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ऑर्डर याद रख लेना कि सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आए, फिर सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपॉड्स आए, फिर मरीन इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर फर्स्ट फिश आए, फिर प्लांट्स आए, फिर एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए। उसके बाद से रेप्टाइल्स के बाद से फ्रॉग्स वगैरह आए होंगे, फ्रॉग्स, टर्टल्स, ये सब आए। थोड़ा सा स्पेस मुझे लग रहा है कि नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉग, टर्टल आए, फिर उसके बाद से मेरे ख्याल से डायनासोर्स आए। डायनासोर्स, यानी देख रहे हैं डायनासोर्स कब आए, करीब 14 से 20 करोड़ साल पहले डायनासोर्स आए। यानी कि फ्रॉग और टर्टल्स पहले थे, उसके बाद डायनासोर्स आए। फिर एक मेजर इवेंट हुआ था कि एक्सटिंक्शन हुआ था, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था, आपको पता है ना, करीब 450
साढ़े छः करोड़ साल पहले। तो ये थियरी है कि एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से ये डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद इनका एक्सटिंक्शन हुआ तो स्मॉल मैमल्स आए, जैसे रैट्स और माइस आए, ठीक। उसके बाद और आगे चलते हैं तो रैबिट आए, रैबिट, हेयर्स, ये सब आना शुरू हुए, हायर एनिमल्स थोड़ा आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद से ये इसको बोलते हैं एंथ्रोपॉड एप्स, ये आए। एप तो नहीं थे, प्योर एप तो नहीं थे, एंथ्रोपॉड एप्स थे। उसके बाद से एप्स आए जो बंदर जैसे होते हैं ना। एप्स के साथ ही हमारे पास पहले फ्लावरिंग प्लांट्स आए। क्या है, अभी तक हमने देखा था प्लांट तो बहुत पहले आ गए थे, 40-50 करोड़ साल पहले, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट या जिसमें फ्रूट बन सकता है वो कब आए, वो करीब 2.5 करोड़ साल पहले, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो आए। फिर उसके बाद से एप के बाद से यहाँ थोड़ा अगर आप मैनेज कर लें तो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर आए, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स। अभी आप देखेंगे कि हम ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमन है वो कब आए, वो तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कितना लेट में हम आए। तो ये करीब 20 से 50 लाख साल पहले हमारे जो अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर, जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे एंसेस्टर हैं अर्लीस्ट वे में, वो 20 से 50 लाख साल पहले आए। फिर उसके बाद से इनके बाद आए होमो सैपियंस। ये कब आए, यही करीब ये 10,000 साल से 20 लाख साल के बीच में आए थे ये, ठीक। और होमो सेपियंस के बाद से मॉडर्न ह्यूमन और ये 10,000 साल पहले है, 10,000 ईयर अगो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आए, फिर सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपॉड्स आए, फिर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर फर्स्ट फिश आए। अब उसके बाद से जाके 40 करोड़ साल पर जो है पहली बार धरती पर जीवन आया, प्लांट पर जीवन आया। धरती पर तो आ ही चुका था, लेकिन वो किस में रहता था, मरीन, तो वो प्लांट्स थे। फिर प्लांट्स के बाद एम्फीबियंस आए, यही फिश और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स किस में बदल गए, एम्फीबियंस में। इवोल्यूशन होता है ना, आपको पढ़ाया था। फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद फ्रॉग टर्टल्स आए, फिर रेप्टाइल्स का डोमिनेशन खत्म हुआ तो एम्फीबियंस का डोमिनेशन शुरू हुआ। फिर डायनासोर्स आए, फिर उनका एक्सटिंक्शन हुआ और उसके बाद से स्मॉल मैमल्स आए, रैट्स, माइस वगैरह आए। रैट माइट्स के बाद से ये रैबिट्स है और हायर एनिमल्स आना शुरू हुए। फिर एंथ्रोपॉड्स एप आए, फिर एप आए। एप के साथ क्या है हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट 2.5 करोड़ साल पहले। फिर उसके बाद से अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आए, फिर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर के बाद से होमोसेपियंस आए और होमोसेपियंस के बाद से कौन आया, मॉडर्न ह्यूमन। तो ये अगर आप एक दो बार सुन लेंगे, आप बेसिक आइडिया लगा लेंगे कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कम से कम ये पता रहे कि मान लीजिए बेसिक पूछा जाए फ्लावरिंग प्लांट पहले आए कि फिश आए, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डायनासोर पहले आए कि एप्स पहले आए, जैसे डायनासोर पहले आए या मान लिया प्लांट्स पहले आए, ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो ये वाला तो नोटेशन में रहने देना हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर दूँ क्योंकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जीवन की उत्पत्ति जो है या जीवन की जो शुरुआत है, अगर हद से हद जाए तो 3.5 अरब साल पहले हुई थी, और नहीं तो 2 अरब साल पहले तो हम श्योर जानते हैं कि लाइफ की ओरिजिन हो गई थी। ओके, इसको एक सेकंड, ये कैसे साथ में इरेज होगा, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें से कौन सा, ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये क्यों नहीं हो रहा है भैया। ठीक है, शुरू हो गया। अगला है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, आपको ये बताना है। तो आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, और कोशिश करिए कि गेस करने की कोशिश करिए। टोड है, मेंढक या फ्रॉग, क्रोकोडाइल है, फिश है, या मोर देन वन ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी वार्म ब्लडेड नहीं, ये सब सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक, तो अगर कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो ऑब्वियसली, अगर वार्म ब्लडेड होते हैं तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, वार्म ब्लडेड। तो अगर कोई भी वार्म ब्लडेड नहीं है तो इसका मतलब बाकी सारे क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। तो ये वार्म ब्लडेड हो गए। और इसमें ये जो जितने दिए हैं, टोड, क्रोकोडाइल, फिश और ये, हाँ 3 दिए हो ना, तो ये तीनों क्या है, कोल्ड ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हो गए, बियर हो गया, काऊ, ये सब जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है। थोड़ा देख लेते हैं वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। तो यहाँ
नोट रख कर वार्म ब्लडेड एनिमल नोट कर रखा है मैंने आपके लिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। अगर बाहर का बॉडी टेम्परेचर चाहे जो भी हो, इंटरनल टेम्परेचर जो होता है इनका कांस्टेंट होता है। जैसे हमको पता है ना कि हम चाहे लद्दाख चले जाएं, चेन्नई चले जाएं, अंडमान चले जाएं, या डेड वैली में चले जाएं जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, या हम आर्टिक रीजन में चले जाएं जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे एनिमल जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर ले, फिक्स कर लेते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, तो वो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या उनका वो एनिमल्स जिनका इंटरनल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन जिनका नहीं बदलता, जैसे हम ह्यूमंस का, वो क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उनका टेक्निकल नाम क्या है, एंडोथर्म्स। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्टोथर्म्स। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा हो, इनका इंटरनल टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। तो अब ऐसा कैसे होता है, कुछ भी फिक्स करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म, बहुत इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी बर्न करके अपना इंटरनल टेम्परेचर क्या रखते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स को फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है कि वो चूंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका टेम्परेचर बदलता रहता है, तो उनको उतनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती, और उनका मेटाबॉलिज्म भी उतना फास्ट नहीं होता। इसीलिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो आप देखते होंगे अक्सर जो छिपकलियां हैं, और जो कुछ ऐसे छोटे जानवर होते हैं, वो जो ठंडी वगैरह या कुछ ऐसा सीजन आता है, वो जमीन के अंदर छुप जाते हैं, या एकदम मूवमेंट करना बंद कर देंगे, ताकि जो है मिनिमम एनर्जी उनकी खर्च हो। कुछ कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। लेकिन आपने सुना होगा बियर जो है हाइबरनेट करने चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, इसलिए नहीं जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि फूड स्कार्सिटी है, फूड कम हो गया है, तो इसीलिए अपनी अब वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन या डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये अंतर है। एंडोथर्म्स इनको बोलते हैं, एक्टोथर्म्स बोलते हैं। ये मेंटेन रखते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है या वेरीज होता रहता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से। ये अब चूंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए वे वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स में रह सकते हैं। अच्छा, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है, आप देखते होंगे जब सन में आकर के वो मुंह खोल करके अपनी सन की गर्मी लेते रहते हैं, क्योंकि ठंड पड़ती है तो उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन होने लगता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो सन बास्किंग करते हैं। ये मेटाबॉलिक हीट को यूज़ करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, आपको बताया है ये। और वार्म ब्लडेड एनिमल की एक खासियत होती है कि इनके शरीर पे हेयर होते हैं या फर होते हैं। जैसे हमारे शरीर पे या और सारे भालू शेर देखते हैं तो आपको फर दिखाई देते हैं, हेयर दिखाई देते हैं, या फेदर्स होता है। बर्ड भी याद रखिए, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। जब आपको मैमल्स पढ़ा रहा था मैं एनिमल किंगडम में, तो आपको बताया था कि बर्ड्स क्या होती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, कैट, रैबिट रिक्वायर मोर फूड एनर्जी टू कीप बॉडी वार्म। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इनकी जैसे हमारे पे हेयर और फर होते हैं, इनमें क्या होते हैं, स्केल्स और स्मूथ स्किन होता है, लेस इंसुलेशन होता है। अब हमारे में फर और हेयर क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, इनमें इंसुलेशन भी नहीं होता है। ये लेस एक्टिव हो जाते हैं या डॉर्मेंट हो जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, जैसा कि आपको बताया। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग्स है, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल क्या है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, याद रखना क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल। फिश है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो सिर्फ बरसात में दिखाई देते हैं, ठंडी में एकदम गायब हो जाते हैं। इनको फूड की रिक्वायरमेंट कम होती है, एनर्जी इनका कम होता है एज कम्पेयर टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फूड कम नहीं होता, एनर्जी और फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनकी कम होती है। ओके, अगला क्या है, अगला है चूज द वैस्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको वैस्कुलर प्लांट चुनना है। मैंने आपको बताया था कि हायर प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में बताया था, प्लांट का डिवीजन बताया था, वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक, जब प्लांट में पढ़ा रहा था आपको प्लांट किंगडम, तो आपको बताया था कि वैस्कुलर प्लांट उसी में बताया था आपको। तो वो प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, ये जाइलम फ्लोएम चूंकि मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। इसीलिए इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर प्लांट। जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो उनको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर प्लांट। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल है, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर प्लांट। जाइलम क्या करता है, जाइलम रूट से तनों से वाटर और जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हैं
उनको क्या करता है, अपवर्ड प्लांट के ऊपर पहुंचाता है जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम डाउनवर्ड मोशन कराता है। क्यों? क्योंकि जो पत्तियों में खाना बनता है अब डाउनवर्ड मोशन कराता है, क्योंकि प्लांट्स को कहाँ से रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है, रूट से पूरी होती है, और उसके लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है ना, और लीव्स में ही फूड बनता है। तो वो फूड जो लीव्स में बनता है वो फॉइलम के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचता है, और जाइलम के थ्रू रूट्स से जो न्यूट्रिशन मिलता है, वाटर और सॉइल न्यूट्रिएंट, वो बाकी प्लांट्स के हिस्से में पहुंचता है। तो यानी कि जाइलम में अपवर्ड मोशन होता है और फॉइलम में कैसा होता है, डाउनवर्ड मोशन होता है। ठीक है, तो इसके पूछ रहा है एग्जाम्पल क्या है, वेस्कुलर प्लांट का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो वेस्कुलर प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जरा, आप लोग सोच के बताइए क्या है वेस्कुलर प्लांट का एग्जाम्पल। मॉस है, लिवरवर्थ है, हॉर्नवर्थ है, फर्न है, क्या है, या नन ऑफ द अबव है, मोर देन वन ऑफ द अबव है। इसका एग्जाम्पल है डी। ठीक है, फर्न, फर्न जो होते हैं वेस्कुलर प्लांट है। यहाँ अच्छा ठीक है, मैंने बताया, यहाँ लगा रखा है आपके लिए प्लांट्स का थोड़ा सा डिवीजन, पीछे बताया लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑन है ना। दो डिवीजन है, एक में जिनमें डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं, एक में जिनमें डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं है, और जिसमें डिफरेंशिएटेड पार्ट हैं। जिनमें डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं है उसमें सिर्फ एक ही आता है, थैलोफाइटा। ठीक, थैलोफाइट्स आते हैं, और जिनमें डिफरेंशिएटेड पार्ट हैं उसमें आता है सबसे पहले, अब पहले हम देखेंगे प्लांट्स में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनको कहते हैं थैलोफाइट्स, अगर हैं तो फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्या वैस्कुलर टिश्यू है या विदाउट वैस्कुलर टिश्यू है। तो जो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है बट विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। यहाँ थैलोफाइटा है, यहाँ आपको रखना है ब्रायोफाइटा, याद रखना ये थैलोफाइटा। टी नीचे आता है ना, तो ये लोअर प्लांट है। टी अल्फाबेट में नीचे आता है तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये लोअर है, तो लोअर में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बी ब्रायोफाइटा, बी ऊपर आता है ऑर्डर में, तो इसका मतलब इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है, पर डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगला हम देख रहे हैं कि वैस्कुलर टिश्यू जिसमें प्रेजेंट होते हैं, अब उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सॉरी वो जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं और वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं नहीं प्रोड्यूस करते हैं सॉरी डू नॉट प्रोड्यूस सीड, उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स। और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं फेनेरोग्राम्स। क्या बोलते हैं, फेनेरोग्राम्स। इनको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं, अभी देखेंगे, इनको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। इनके जो क्रिप्टोग्राम्स, एक्चुअली इन सब को क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हिडन होते हैं। क्या होते हैं, हिडन होते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। फेनेरोग्राम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है, क्लियर कट है। ओके, तो जो फेनेरोग्राम्स हैं या जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल हैं वो अब दो पार्ट में डिवाइड है। अगर वो क्या वो उनकी जो सीड्स है वो नेकेड है, फ्रूट के अंदर है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स या नेकेड सीडेड। अगर वो सीड इनसाइड द फ्रूट है, सीड अगर इनसाइड द फ्रूट है तो उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और फर्दर एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करते हैं डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में, कॉटलीडियन के हिसाब से। अगर दो कॉटलीडियन है तो डाइकॉट्स होंगे और एक कॉटलीडियन है तो वो मोनोकॉट्स होंगे। आपको एग्जाम्पल जरूर पढ़ना है किसके, डाइकॉट्स के और मोनोकॉट्स के। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीट वेदर वीट इज डाइकॉट, वेदर मेज जैसे मक्का पूछ लिया, राइस पूछ लिया, आपको डिफरेंशिएट करने को बोल देगा कि डाइकॉट बताइए इसमें से मोनोकॉट बताइए। ओके, तो ये देख लेना आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल है, फिर से वही बताया, फाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया, वाटर न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं। फर्न इज अ वैस्कुलर प्लांट, इसमें रूट स्टेम्स और लीव्स होती हैं। मॉस, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट जो बाकी तीन एग्जाम्पल हैं वो नॉन वैस्कुलर प्लांट है। क्यों, क्योंकि ये लैक करते हैं क्या, जाइलम और फ्लोएम। अगला है स्पाइरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग एल्गी। कौन से एल्गी का एग्जांपल, एल्गी को थैलोफाइट्स बोलते हैं, थैलोफाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सारे एल्गी क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो वही पूछ रहा है स्पाइरोगायरा, एल्गी तो है पर कौन सा एल्गी है, ब्राउन एल्गी है कि रेड एल्गी है कि ग्रीन एल्गी है, कौन सी एल्गी है आपको ये बताना है। ठीक, तो स्पाइरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी। पिछले साल लेक्चर में ये क्वेश्चन करवा रखा था लेकिन फिर से इन्होंने दे रखा है। ठीक, तो स्पाइरोगायरा इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी। अच्छा, तो अगर ग्रीन, एक सेकंड सॉरी, अगर ग्रीन पूछ रखा है तो ब्राउन भी पूछ सकता है, रेड भी पूछ सकता है, व्हाइट एल्गी भी हालांकि व्हाइट एल्गी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है लेकिन देख लेते हैं। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल क्या है, ये साइंटिफिक नेम है फेनोफेसी। ये देखिए ये सब साइंटिफिक नेम है, फैंसी, हमको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, ये सब याद रखना, जो याद हो पाए।
मिनिमम एफर्ट देना है, ठीक। जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हमको पढ़ना, बिल्कुल एकदम बायोलॉजी में डीप नहीं चले जाना, नहीं तो केवल एल्गी पढ़ने में ही आपको 1 साल लग जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल सरगासम, फिर से बताया आपको, सरगासम जो सरगासोसी के पास घास उगती है, वो एल्गी होती है, घास नहीं होती है एक्चुअली। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? सरगासम, फ्यूकस लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस लेमिनेरिया, मार, अब 3 ही याद कर लिया तो भी बहुत है। सरगासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया। जैसे स्पाइरोगारा पूछ लिया, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है या किसी एल्गी का एग्जांपल है, वैसे वो पूछ सकता है। सरगासम बहुत फेमस है, फ्यूकस पूछ सकता है, लेमिनेरिया पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। उसी तरीके से रेड एल्गी का एग्जांपल है। अब रोडोफाइसी होता है, तो चूंकि आर आ रहा है तो रेड एल्गी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल है जिलीडियम ग्रेलिसीरिया। अब ये याद रख लिया आप, सरगासम, फ्यूकस, ये नाम आसान है, सरगासम, फ्यूकस और लेमिनेरिया क्या है? ब्राउन एल्गी है। स्पाइरोगायरा क्या है? ग्रीन एल्गी है। तो ये जो बच गए गिलिडियम, जी से जितने हैं, जी जी पी पी, ये सब क्या हो जाएंगे? रेड एल्गी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। व्हाइट एल्गी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ग्रे एल्गी वगैरह होती है पर व्हाइट एल्गी नहीं होती है। तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल सार्गासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया है। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल स्पाइरोगारा, और रेड एल्गी का एग्जाम्पल है जेलिडियम ग्रेलिसीरिया, पोरीफायरा और पॉल्सीफोनिया। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ये भी तो करवा रखा था यार, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ये आप आंसर है आर्थ्रोपोडा, ठीक। द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा, कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। आर्थ्रोपोडाज में ही इंसेक्ट आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं। क्रस्टेशियंस आपको बताया था, लॉबस्टर वगैरह जो सी फूड होता है, क्रैब्स, ये सब क्या होते हैं? क्रस्टेशियंस होते हैं। इंसेक्ट बताया था, आर्थ्रोपोडा बताया ही था। आर्थो मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा मतलब होता है कि जिनके पैर जुड़े हों, ज्वाइंटेड फीट, ज्वाइंटेड फीट। आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इसका मतलब क्या है कि सारे एनिमल को इकट्ठा करें हम, जितने धरती पर एनिमल हैं, ठीक, तो उसमें जो सबसे ज्यादा एनिमल की वैरायटी होगी वो किसकी होगी? आर्थ्रोपोडास की होगी। सेकंड नंबर का आपको बताया था कल, मोलस्कास की होगी, ठीक है, याद रखना है। सेकंड नंबर पर, सेकंड लार्जेस्ट है ये, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अब जरा ये देख लेते हैं, तो फिर से आपको बता दूं, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, एनिमलिया होता है, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई होता है, एनिमलिया, प्लांटे होता है, सॉरी प्लांटे होता है, और एनिमलिया होता है, ठीक। ये क्या है? किंगडम है, किंगडम। एनिमल्स को ब्रॉड, ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडर वे में क्लासिफाई करने का तरीका विटेकर ने बताया था, आपको बताया था, ठीक। और एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सुधार किया था कि मोनेरा को 2 पार्ट में बांट सकते हैं हम, मोनेरा को आर्किया में और यू बैक्टीरिया में। आर्किया में और यू बैक्टीरिया, ये 2 इंप्रूवमेंट हुआ था किसमें? जो क्लासिफिकेशन हुआ था किंगडम्स में विटेकर द्वारा, उसमें एक साइंटिस्ट ने, नाम देख लीजिएगा आप, आर्किया में मोनेरा को 2 पार्ट में, विटेकर ने एक ही पार्ट में रखा था मोनेरा को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मोनेरा 2 सेपरेट चीज़ें हैं, आर्किया और यू बैक्टीरिया, वो देख लेना। उसके अलावा लेवल देखे थे हमने, तो उसमें किंगडम आता था, फाइलम आता था, किंगडम, फाइलम, स्पीसीज वगैरह, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, ग्रुप, फिर फाइलम, फिर किंगडम। फाइलम एनिमल्स के लिए बोलते हैं और डिवीजन किसके लिए बोलते हैं? प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक सेकंड, ये पूछा है किसके बारे में? आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो फिर से जरा एनिमल्स को देख लेते हैं। एनिमलिया में एनिमल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनमें एडवांस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बाउंडेड होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेल्स, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद से फाइलम में जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स है, नीमाटोड्स है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इसी के बारे में पूछा है। मोलस्का आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट है। इकिनोडर्मेटा हमारा पहला ही क्वेश्चन था। प्रोटोकॉर्डेटा होती है, प्रोटोकॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेट जैसा, रीढ़ की हड्डी जैसा, जो स्पाइनल कॉर्ड जैसी कोई चीज़ डेवलप होने लगती है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, अभी प्योरली डेवलप नहीं हुई है स्पाइनल कॉर्ड, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। लेकिन जिनमें डेवलप हो गए उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है आपको? ग्रुप आता है। तो ये ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एनिमल आया, एनिमल के बाद एनिमल किंगडम आया, फिर एनिमल फाइलम आया, फिर ये वर्टिब्रेटास को ग्रुप में डिवाइड किया गया। किसमें? साइक्लोस्टेमेटा में, पाइसिस में यानी फिश में, एम्फीबिया, फ्रॉग, टोड वगैरह, रेप्टिलिया, क्रोकोडाइल वगैरह, स्नेक, एवीज जो बर्ड्स हैं, मैमल्स जैसे हम लोग, वेल, डॉल्फिन, ये सब क्या है? मैमल्स हैं। ओके,
आर्थ्रोपोडा का, अच्छा उसके अलावा थोड़ा सा देख लें, आर्थ्रोपोडा का भी सब डिवीजन है, डिवीजन के अंदर डिवीजन है। अरेक्निड्स हैं, आर्थ्रोपोडा किस में डिवाइड है, जैसे कहीं अरेक्निड्स नाम लिख के आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, वो किस में है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही है। तो अरेक्निड्स हैं, क्रस्टेशियंस, अरेक्निड्स में क्या आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, और क्रस्टेशियंस में क्या आते हैं, लॉबस्टर आते हैं, क्रैब आते हैं, हेक्सापोडा जिनके 6 पैर होते हैं, इंसेक्ट्स, वही जानवर जिनके 6 पैर होते हैं उन्हीं को केवल हम इंसेक्ट कहते हैं। ओके, हर कोई रेंगने वाला इंसेक्ट नहीं होता। माइरोपोडा क्या होता है, मिलीपीड्स, वो जो कनखजूरा टाइप का होता है ना, वो सेंटीपीड्स। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, देख लीजिएगा पीछे बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ब्लड तो नहीं है लेकिन रेस्पिरेशन, श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया उसके अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर ये ब्लड, अर्थवर्म के अंदर ब्लड नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ओके, अर्थवर्म सी है ना, सी। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो सी लिखा हुआ, आंसर डी होगा। अर्थवर्म डू नॉट हैव ब्लड लाइक वर्टिब्रेट्स, जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, हम वर्टिब्रेट्स में ब्लड होता है वैसे अर्थवर्म में नहीं होता, बट दे हैव अ फ्लूइड कॉल्ड फ्लेमिक फ्लूइड दैट हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड का काम ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस से दूसरी प्लेस ऐसे घुमाते रहना है, ठीक। तो प्योर ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक ले जाना और इम्प्योर ऑक्सीजन को ऑर्गन से वापस ले आकर के लंग्स में फिर प्योर करना होता है। तो ये ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। पर अर्थवर्म्स में ट्रू ब्लड नहीं होता, सिलेमिक फ्लूइड होता है, ब्लड जैसा ही फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन। ब्लड का एक काम है कि ऑक्सीजन को एक जगह से, एक ऑर्गन से, एक सेल से दूसरे, लंग्स से बाकी सेल्स में, बाकी ऑर्गन्स में, शरीर के एक एक सेल से, एक एक ऑर्गन में क्या पहुंचना चाहिए, ब्लड। अब तो ये, अब क्या होता है इसमें लिखा हुआ, दे रिस्पायर थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू देयर बॉडी। जैसे हम तो फेफड़े से सांस लेते हैं, नाक में गया, मुंह में, लेकिन जो केचुआ होता है, केचुआ करके, उसमें स्किन से ही वो डायरेक्ट हवा डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं और फिर उस हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं, और जो ये जो सिलेमिक फ्लूइड है उस ऑक्सीजन को उसके वेरियस पार्ट में पहुंचा देता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है आप जानते हैं ना, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैसेज में होता है, किस में होता है, गैसेज में। यही डिफ्यूजन अगर लिक्विड्स में होने लगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, याद रखना, ऑस्मोसिस, ठीक, ऑस्मोसिस नाम सुना होगा ना, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का होता है। जैसे मान लिया ये है ना, ये कोई जगह है, अब यहाँ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम गैसेस हैं, तो क्या, और अगर ये जो लेयर है ये परमिएबल है, यानी अलाउ करती है गैसेस को अंदर बाहर जाना, तो गैसेस अपने आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाने लगेंगी, लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो क्या होता है, केचू के अगल बगल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है तो इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और अंदर क्या होता है, लो। तो डिफ्यूजन के थ्रू, स्किन के डिफ्यूजन के थ्रू केचुआ क्या करता है, अर्थवर्म क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, यहाँ लोअर है, तो गैस किधर जाने लगेगी, इधर जाने लगेगी। उसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या होता है, सपोज करते हैं कि ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक अंगूर रख दिया और इधर क्या है, पानी है, ठीक, पानी है। अब लिक्विड है ना पानी, अब चूंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और बाहर पानी, ऑब्वियसली किशमिश में उतना अंदर पानी तो नहीं है जितना कि सोल्यूशन इस जार में है, तो क्या होगा, ये अंदर, फिर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो किधर जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा। दिख रहा है ना, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है बाहर और अंदर लो है, तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। कुछ देर रखे रहेंगे तो ये इतने बड़े से कितना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, जब लिक्विड हो, डिफ्यूजन जब लिक्विड में हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जब डिफ्यूजन गैसेस में हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन इन गैसेस इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज ऑस्मोसिस। उसी तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ वगैरह यही इसी प्रोसेस पे काम करता है, इसको आपको पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक। तब तो नहीं बता दूंगा ना। अब जैसे ये है, यहाँ एक चीज़ और मेंशन है, स्पिरेकल्स, स्पिरेकल्स, जैसे कॉकरोच वगैरह है ना, तो ये ऐसे ही सांस लेते हैं, ट्रैकियास के थ्रू, ये ब्लड तो होता नहीं, तो ऐसे ब्लड घूमता रहता है। ऑक्सीजन ये स्पिरेकल्स के थ्रू लेते हैं और ट्रैकियास के थ्रू, पाइप जैसे सिस्टम होती है और पूरे शरीर में घूमती है ये, तो हर एक ऑर्गन में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन तो सभी के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन पहुंचाने की मैकेनिज्म होनी चाहिए ना, तो वो है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए आपको पिछली बार बताया था माइकोप्लाज्मा। वायरस अपने आप रिप्रोडक्शन ग्रोथ नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये वो है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक।
एक्चुअली में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज नहीं होती है वायरस के जो इसको इस दुनिया से सेपरेट कर सके। जैसे हमारी जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो, हमारी सेल्स तो एनिमल सेल्स हैं। हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों में एक सेपरेशन, जैसे प्लांट में तो सेल वॉल होती है, उसके अलावा एक और वॉल होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें? एनिमल सेल में भी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल अभी बता रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूं ये। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है एनिमल्स में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्यों? अच्छा, सेल को सेल ही क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सेल, सेल का मतलब होता है कोठरी, एक एक रीजन, एक डिफाइंड रीजन। अगर डिफाइंड रीजन में नहीं है कोई चीज तो लिविंग नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल सेल का नेटवर्क चला गया, हमारे फोन को सेल बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस रीजन में जहां नेटवर्क, जहां टावर लगा है, उसके रेंज में नहीं रहेंगे तब तक वो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो उसी तरीके से सेल्स को भी एक बाउंडेड रीजन में होना पड़ता है। तो बैक्टीरिया में यही वो बाउंडेड रीजन नहीं होता, इसीलिए वो अलाइव नहीं होते हैं। और जब उनको बाउंडेड रीजन मिल जाता है जिस होस्ट पे अटैक करते हैं तो वो अलाइव हो जाते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चूंकि ऑटोनॉमस ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन छोटे नहीं होते, सबसे छोटे नहीं होते, उनसे भी एक सेकंड, एक जरा इसको देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज, ये खुद ही एक वायरस है, आपको बताया था गंगा नदी में मिलता है ये वायरस, गंगा नदी में। तो चूंकि वायरस है तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो जानवर है, जो ऑर्गेनिज्म है, जानवर नहीं, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिज्म जानवर ये सब अलग अलग चीजें बता चुका हूं आपको। जो ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कर सकता है वो क्या है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमानेंट टिश्यूज इज करेक्ट? परमानेंट टिश्यूज के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट हैं? रैपिड सेल डिवीजन होता है, ओनली इन यंग प्लांट्स होता है, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ये वो टिश्यूज होते हैं जो एबिलिटी, डिवाइड होने की एबिलिटी खो चुके होते हैं, वो हैं या कौन से हैं? मोर देन अबव है, नन ऑफ द अबव है, आपको बताना है। ठीक, सोचिए 2 सेकंड के लिए कि क्या परमानेंट टिश्यूज, अभी पढ़ाया नहीं लेकिन आप गेस करिए, परमानेंट टिश्यूज क्या रैपिड सेल डिवीजन होता है, क्या केवल यंग प्लांट्स में होते हैं, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, कौन सा होता है? ठीक, तो इसका आंसर है बच्चों लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवीजन की एबिलिटी खो चुके होते हैं, इसीलिए परमानेंट हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टिश्यूज एनिमल में भी होते हैं और प्लांट में भी होते हैं। ठीक, हम जान रहे हैं कि ये प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहा है, कैसे जान रहे हैं ये कहाँ कहीं मेंशन तो है नहीं, क्योंकि परमानेंट या नॉन परमानेंट, परमानेंट टिश्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। एनिमल्स में परमानेंट टिश्यूज नहीं हो सकते, कोई ऐसे टिश्यू नहीं है जो डिवाइड होना बंद हो जाए। अगर सेल्स हमारी डिवाइड होना बंद हो जाए तो हम डेथ कर जाएंगे। सेल का डिवीजन होना बहुत जरूरी है, पर प्लांट्स में ऐसा नहीं है। पहले टिश्यू देख लेते क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जो सेल होती हैं, कई सेल एक टाइप की होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल्स क्या होती हैं जब इकट्ठा हो जाती हैं, इसलिए सेम टाइप्स ऑफ सेल जब इकट्ठा होकर के एक ही काम को इकट्ठा होकर करती हैं तो क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। अब वो अलग उधर कर रही है, वो अलग उधर कर रही है, तो नेचर ने क्या किया कि एक टाइप के सेल्स को इकट्ठा कर दिया कि तुम जो है लेबर का मैक्सिमम यूज करने के लिए एक टाइप की सेल्स को इकट्ठा कर दिया। और जब वो एक टाइप की सेल इकट्ठा हो जाती है तो क्या बनता है? वो टिश्यू बनता है। एनिमल में भी टिश्यू होता है, प्लांट में भी टिश्यू होता है। ठीक, अभी हम एनिमल टिश्यू को भी देखेंगे, प्लांट टिश्यू को भी देखेंगे, पर चूंकि ये परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? प्लांट टिश्यूज। क्या होते हैं? एक टाइप का ऑफ सेल्स जब इकट्ठा होकर के सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन करने लगते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे मसल टिश्यू है, मसल जो मसल जैसी फाइबर होती है इकट्ठा होकर के मसल का काम करने लगती हैं। बोन एक टिश्यू है, हमारा ब्लड टिश्यू है। तो एक जैसे सेल्स होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो इकट्ठा होकर एक काम करने लगती हैं तो वो ब्लड बन जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और उसी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, ये आपको बताया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो उनमें, अब टिश्यू है तो सेल से बना होगा, तो वो, तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। ध्यान दीजिए, टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? अंत में तो सब कुछ सेल से मिलकर बना होता है ना। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। तो अगर सेल एबिलिटी टू डिवाइड ये खत्म हो चुकी है तो क्या बना लेगी? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ओके, टिश्यू सेल से ही मिलकर बने होते हैं ना। तो टिश्यू की सारी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है अंत में? एट द एंड ऑफ द डे एवरी प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। यहाँ लिखा हुआ परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड।
दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शंस लाइक सपोर्ट, स्टोरेज एंड कंडक्शन। जैसे पेड़ में होता है ना सपोर्ट, पेड़ को सपोर्ट, जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह सीडेंटरी उनकी लाइफ स्टाइल होती है, मतलब प्लांट्स ऑब्वियसली मूव करते नहीं है, तो इनमें परमानेंट टिश्यूज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए होता है, स्टोरेज करना चाहिए होता है, और कंडक्शन के लिए भी पेड़ लंबे चौड़े होते हैं तो कंडक्शन की जरूरत होती है। तो परमानेंट टिश्यूज किस में फंक्शन करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, स्टोरेज देते हैं, जो फूड एक्स्ट्रा बच जाता है उसको स्टोर करते हैं, और कंडक्शन का काम करते हैं। रैपिड सेल डिवीजन अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये देखते हैं क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो टाइप के टिश्यूज होते हैं एक्चुअली, एक होते हैं परमानेंट और दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं उनमें रैपिड डिवीजन होता है, जो परमानेंट होते हैं वो डिवीजन की एबिलिटी लगभग कंप्लीटली लॉस कर चुके होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर प्रेजेंट इन बोथ यंग एंड मैच्योर प्लांट्स। यंग और मैच्योर प्लांट दोनों में होते हैं, तो इसीलिए जो ऑप्शन है ओनली इन यंग प्लांट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं जरा प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू को बाद में देखेंगे, पहले प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब देखते हैं, पता है ना मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये किस, सारे टिश्यूज सेल से मिलकर बने होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल से। ये सेल एक्टिवली डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, डिवाइड होंगे तो नए सेल बनते रहेंगे, प्लांट्स को नए सेल मिलते रहते हैं। तो अगर इन्हीं सेल्स की वजह से प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि नए सेल बनना, ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है, नया सेल बनना जरूरी है ना, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ कराते हैं। दीज सेल्स आर स्मॉल एंड क्यूबिकल। ठीक, स्मॉल और क्यूबिकल होते हैं। बेसिक फैक्ट्स आपको देख लेते हैं, बस सुनते जाना और थोड़ा बहुत लिखते जाएंगे तो याद हो जाएगा। बाकी तो मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट तो है नहीं, हमारा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, हमारा मैथ इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सबका साइंस का, तो वो ध्यान रखना है आपको। या जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है ऑब्वियसली वो बायोलॉजी पढ़े ही होंगे, पर जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है बस उनको ऐसे ही याद रख लेना, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। ऐसा नहीं कि को पूरा बायोलॉजी आप समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के थ्रू देखेंगे। ठीक, तो ये सेल्स जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने होते हैं, वो सेल्स स्मॉल और क्यूबिकल होती हैं। आपको पता है प्लांट सेल में, अभी बताऊंगा मैं, वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर थ्री टाइप्स। अब देखिए प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी थ्री टाइप, अपने आप में थ्री टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से ये थ्री टाइप आपको देख लेना है, किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप, थ्री टाइप। कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, इसी को कैम्बियम बोलते हैं, कभी नाम आ जाए तो याद रखना है। देखिए फिर से, प्लांट टिश्यू दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, परमानेंट में बिल्कुल डिवीजन, जो सेल्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, इनमें डिवीजन नहीं होता। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अभी देखेंगे हम। ये प्रोटेक्शन, स्टोरेज और कंडक्शन के लिए आपको पीछे बताया। प्लांट टिश्यूज दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक अपने आप में तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं, और कौन से होते हैं, ये सही लिख रहा हूँ, इंटरकैलरी और एपिकल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और लेटरल होते हैं। लेटरल को ही क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ठीक, याद रखना। थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट की कैसी होती है, सीधे ऊपर जाने की, तो ये किससे होता है, एपिकल मेरिस्टेम से। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, यानी जो प्लांट की लेंथ में, लंबाई में बढ़ोतरी करते हैं जो टिश्यूज, उनको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेटेड एट रूट एंड शूट, यहाँ पेड़ की जड़ के नीचे, पेड़ की तनों में मौजूद होते हैं ये। ठीक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेनली फाउंड इन, ये थोड़ा बस इतना याद रखना कि बम्बू और ग्रासेस में पाए जाते हैं, बाकी और सारे प्लांट में उस तरीके से नहीं पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी। एपिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए, रूट और शूट के पास लोकेटेड होते हैं। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है वो मेनली फाउंड इन बम्बू ग्रासेस में पाए जाते हैं। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल की बात हो रही है तो ये ऐसे, ये लेटरल होता है। ये क्या करते हैं, प्लांट की चौड़ाई को, गर्थ बढ़ाने के काम करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द प्लांट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द प्लांट। तो आपको बताना है हाइट जो होगा एपिकल में बढ़ाएगा, और जो लेटरल मतलब ऐसे, तो विड्थ कौन बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज। दो टिश्यूज होते हैं ना एनिमल प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज किससे मिलकर बने होंगे, परमानेंट सेल से। वो सेल्स जो कि अपनी डिवीजन की एबिलिटी को कंप्लीटली खो चुकी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल्स बोलते हैं, उन्हीं से टिश्यू मिलकर बनी होती हैं।
ये परमानेंट शेप में आ जाते हैं, बदलता नहीं है, और परफॉर्म परमानेंट फंक्शन। जैसे वो 3 टाइप की होती थी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, उसी तरीके से परमानेंट टिश्यूज भी 3 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यूज। इनको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। हालांकि क्वेश्चन तो बस इसके बारे में पूछा था, ध्यान दीजिए, पर चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज के थ्रू हम सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक, हम अपने ऐप पर भी प्रॉपर डिटेल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपको जा करके हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से आपको देखना है। अगर आपको पसंद आता है तो कुछ खरीदना। हमारे पास लिमिटेड 1 मंथ बचा है, उसमें क्या करना है कि हमको हर एक सब्जेक्ट को सिंपल बराबर प्रायोरिटी देते हुए, बस इतना याद रखना है कि एग्जाम भर हमको याद रहे, उसके बाद हम भूल जाएं कोई बात नहीं। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, हम आधा अधूरी जानकारी है, ये हम किस ले ले रहे हैं, ये हम आधी अधूरी जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि परीक्षा पास हो सकें, ज्ञानी बनने के लिए नहीं रह रहे हैं। ये ज्ञानी, ये सिंपल परमानेंट इशू ये होता है, आप बायोलॉजी की किताब खोलेंगे हालत खराब हो जाएगी। बस आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रख लेना है, तब तक कम कि 2-3 दिन एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक मुझे याद रहे, और एग्जाम में जाकर लिखूं, टिक करके चलाऊं और फिर भूल जाऊं, कोई बात नहीं। मैं एकदम बायोलॉजी नहीं जानता हूँ, ये भी तैयार रहिए। ठीक, तो इस पर्पज से पढ़िए, हिस्टोरियन बनने के चक्कर में मत रहिए, बायोलॉजिस्ट बनने के चक्कर में तो ये क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके ठीक हो गया। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर आते हैं, वही बता रहा था आपको कि एग्जाम के याद रहे फिर आप भूल जाइए, तो इसीलिए तो बस ऐसे रीड थ्रू करते जाना, बार बार कहीं से भी पढ़ते रहिए, किताब में पढ़ते रहिए। कुछ कोई ऐसा नहीं कि कोई एक दिन समझा देगा बायोलॉजी और आप बायोलॉजी का पूरा ज्ञान हो जाएगा, केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान हो जाएगा, नहीं। आपको प्रश्न याद करने हैं, जीके याद करना है, जीके है ये, विज्ञान नहीं है, याद रखिए। विज्ञान का जीके पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। बहुत विज्ञान पढ़ना है तो वैज्ञानिक बनिए, सिविल सर्वेंट बनने की जरूरत कम ही है। तो यहाँ आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स, एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं, आपको बताया ना। परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, फिर से देखिए भूल जाएंगे आप लोग। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के होते हैं, परमानेंट भी 3 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और सिक्रेटरी टिश्यूज। जरा ये देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में देखते हैं। ठीक, मेड अप ऑफ, थोड़ा इरेज कर लो, मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ और परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो एक टाइप के सेल से नहीं बने होते, इसीलिए यहाँ ये नोट कराया जा रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के भी एग्जाम्पल है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या है? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इसी को क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। कब? जब क्लोरोफिल हो, उस सेल में क्लोरोफिल हो तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा, नहीं तो हम क्या बोलेंगे? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा है क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगला सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉलेनकाइमा। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, उसी तरीके से स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये हार्डनेस या स्टिफनेस देता है प्लांट को। अगला हम जो तीसरा परमानेंट टिश्यू देख रहे हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये 2, अब फिर ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम आपको बताया ना, अ कंडक्टिंग टिश्यू प्रोवाइड्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट। रूट से वाटर और मिनरल को ऊपर ले जाते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं? ऑल्सो कंडक्टिंग टिश्यू, ये भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये डाउनवर्ड कंडक्शन करते हैं। किस चीज का? जो लीव्स में फूड मैन्युफैक्चर हुआ है उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या कोशिश करते हैं। सिक्रेटरी टिश्यूज, ये कुछ सिक्रेट करते हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड्स निकलती है ना एट्रोपा में, सनफ्लावर्स में, ये कहाँ से निकलती हैं? सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यूज। जैसे रेजिन वगैरह, पाइन, उनसे जो रेजिन निकलता है वो किस टिश्यू से निकलता है? सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यूज। ओके, एक बार आप फिर से जाकर के पीछे देखिएगा, हो जाएगा। प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। प्लांट्स और एनिमल सेल्स किस किस उसमें डिफर करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक, एंजाइम्स में अंतर होता है, न्यूक्लियाई में अंतर होता है, सेल वॉल में अंतर होता है, मोर देन अबव या नन ऑफ दी अबव, ये आपको बताना है। ओके, कि प्लांट सेल में एंजाइम नहीं होता, एनिमल सेल में एंजाइम नहीं होता, क्या नहीं होता? तो चूंकि एंजाइम, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंजाइम चाहिए, तो दोनों में होगा ऑब्वियसली। न्यूक्लियाई, सारे प्लांट और एनिमल क्या है? यूकैरियोटिक हैं। ठीक, तो यू मतलब एडवांस,
यू मतलब एडवांस, और कैरियोस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि सारे में एडवांस न्यूक्लियस होता है इसीलिए न्यूक्लियाई दोनों में प्रेजेंट होगा। सेल वॉल, ये होगा आंसर। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की, और किस में पाई जाती है, प्लांट में। बेसिक, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, क्लास 6 का बच्चा जानता है। एनिमल में क्या सेल वॉल पाई जाती है, बहुत लोग ये भी गलत करके चले आएंगे, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक। तो एनिमल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल्स को दुनिया से, इन्वायरमेंट से वो कौन सी चीज है जो सेपरेट करती है, प्लांट को तो सेल वॉल करती है लेकिन एनिमल को कौन करती है, आपको पता है ना, सेपरेशन बहुत जरूरी है, तो वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल में होती है, नहीं, प्लांट में भी होती है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, प्लांट में सेल वॉल भी होता है, एनिमल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। ये आंसर है। थोड़ा सा आप, मैं सोच रहा हूँ एक आध चीजें और बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक। डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ प्लांट लिख लेते हैं और यहाँ एनिमल लिख लेते हैं, ठीक। प्लांट का शेप जो होता है रेगुलर होता है और इनका ऑब्वियसली इरेगुलर होता है, ऑब्वियसली नहीं, अगर ये रेगुलर है तो ये इरेगुलर होगा। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल बनता है, ठीक, इनमें सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें वैक्यूल, फूड वैक्यूल होते हैं, वो भी देखेंगे, फूड वैक्यूल इसमें लार्ज होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज, और इसमें क्या होते हैं, स्मॉल। यहाँ देखते हैं सेंट्रियोल्स नाम की एक चीज होती है, सेंट्रियोल्स, जो कि प्लांट, एनिमल्स में तो होते हैं पर प्लांट में नहीं होते हैं, ठीक, ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइजोसोम करके, लाइजोसोम, ये एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई एनिमल सेल बिगड़ जाती है, यानी ऑर्डर ओबे नहीं कर रही है डीएनए का, तो लाइजोसोम का नाम का एक पार्ट होता है, वो क्या करता है, एक लिक्विड रिलीज करके, या इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो अगर सेल डिसोबे कर रही है तो ये सुसाइड कर लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में फुला देंगे, एयर भर देंगे तो सेल फट जाएगी और वो खराब सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वरना वो क्या बन सकती है, कैंसर, ट्यूमर, कुछ भी बन सकती है, ठीक। और क्या अंतर होता है, हाँ, ये जो प्लांट होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के, ठीक, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टार्च के। हम किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के, अभी आगे देखेंगे, ठीक। हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज खर्च नहीं होता है, जो ग्लूकोज शरीर में, हम सारा ग्लूकोज चीनी खाए तो सारा तो खर्च हो नहीं जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, और कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, लिवर में, और फिर लिवर से वो किसमें, फिर जब हमको जरूरत होती है तो लिवर से ही, लिवर उसको कुछ मैकेनिज्म से हम उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लूकोज। यानी हम ग्लूकोज लिया, अब जो ग्लूकोज यूज हो गया, यूज हो गया, जो नहीं यूज हुआ वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो गया, और जब फिर हमको फिर एनर्जी की कमी महसूस हुई तो लिवर रिलीज करता है और ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, और हम एनर्जी का यूज कर लेते हैं। तो ये बेसिक अंतर है प्लांट और एनिमल सेल में, देख लीजिएगा। द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट, द पार्ट ऑफ स्केलेटन, द पार्ट ऑफ स्केलेटन, एक सेकंड रुक जाइए जरा, the part of skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called as, जो कि उतने हार्ड नहीं होते जितने बोन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्पल्स क्या होती हैं, कार्पल्स मेरे ख्याल से मसल्स होती हैं क्या, बोन्स ही होती हैं, अभी देखेंगे। वर्टिब्रे, ये तो रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। कार्टिलेज, अब जरा देखते हैं कार्टिलेज क्या है, ठीक। ओके, तो आपको प्लांट टिश्यू पढ़ा दिया, प्लांट टिश्यू। अब जरा सा देखना है हमको एनिमल टिश्यू, तभी हमको कार्टिलेज समझ में आएगा। एक्चुअली कार्टिलेज क्या होता है, स्केलेटन, हमारे शरीर में कई सारे सिस्टम होते हैं, जो उसमें से एक सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। स्केलेटन सिस्टम में क्या होते हैं, बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं, ये सब क्या स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनिमल के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक। तो पहले थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि ये कार्टिलेज है, जो बोन जितना हार्ड नहीं है और आसानी से बेंट हो सकता है, वो क्या होता है, कार्टिलेज। जैसे आप अपने कान को छूइए तो कुछ हड्डी जैसा महसूस होता है, लेकिन वो आप कान दबाएंगे तो वो बेंट हो जाता है, तो वही क्या चीज़ है, कार्टिलेज है।
जैसे वो कार्टिलेज हमको कहाँ मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है, ईयर्स में, नोज में। नोज भी आप कस के दबाएंगे तो ऐसा फील होता है हड्डी जैसा है, लेकिन बेंट हो जाती है हमारी नाक भी। जॉइंट्स में हमारी कई जगह मिलता है, वो हड्डियों के बीच में मिलता है। और ये मिलता है, ये गले में मिलता है, आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया में मिलता है, जो गला होता है हमारा। लायरिंग्स, जो वोकल जहाँ से आवाज़ निकलती है, वहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है। अच्छा, यहाँ दिया हुआ वर्टिब्रेज एंड कार्पल्स आर बोन्स एंड आर हार्ड नॉट बेंडेबल। अब ये वर्टिब्रे जो मैं कार्पल पूछ रहा था क्या है, वो बोन्स है। बोन्स एक्चुअली में ये जो हमारी जो कलाई होती है, रिस्ट, उसी में कार्पल हड्डी होती है। क्या होती है, कार्पल। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि बहुत गेम खेल रहा है कोई, तो उसको हड्डी में दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, टेनिस वगैरह खेल रहे हैं, तो वहाँ उस हड्डी में दर्द होने लगता है, अंगूठे के पास दर्द होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक, अब थोड़ा सा एनिमल टिश्यूज जरा जल्दी जल्दी रीड कर देते हैं, 55 मिनट हो गए। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते थे, 2। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, बच्चों? एनिमल टिश्यूज होते हैं 4 टाइप के। कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, जिनको एपिथेलियम भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। प्लांट सेल 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के, एपिथेलियल टिश्यूज जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अभी हम देखेंगे कि जो कार्टिलेज पूछा है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है, या कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो उसी ऑर्डर में जरा सा एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं, या जब आएगा तब हम देखेंगे आगे, हम जब हमको क्वेश्चन आएगा तब हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे। अभी देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। 4 टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, फिर से देख लीजिए। एपिथेलियल, एनिमल टिश्यू 4 टाइप के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, कनेक्टिव, तीसरा क्या है, मस्कुलर, और चौथा टाइप का टिश्यू क्या है, वो नर्वस, नर्वस टिश्यू। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एनिमल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और नॉन परमानेंट का कॉन्सेप्ट एनिमल में नहीं है, सिर्फ किसमें है, प्लांट में है। तो हम एपिथेलियल अभी छोड़ के चल रहे हैं, जब जरूरत हमको क्वेश्चन दिखेगा तो हम करेंगे। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जरा फंक्शन देखते हैं इसके, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देखते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू करता, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है कार्टिलेज, हड्डियां हमारी, ब्लड, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव में भी कैसी हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। जो टेंडन और लिगामेंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पीछे बताया था कहीं, अब वो हट इरेज कर दिया मैंने। वो टेंडन और लिगामेंट्स भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे एरियोलर टिश्यू होता है, अभी पढ़ेंगे। एडिपोज, जिसमें फैट डिपॉजिट होता है हमारे शरीर का, वो एडिपोज टिश्यू होते हैं। वो कैसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, होते कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब जरा कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देख लेते हैं। ये सपोर्ट करती हैं, शरीर को सपोर्ट करती हैं, जैसे बोन सपोर्ट करता है, कार्टिलेज सपोर्ट करता है। ये कनेक्ट करती हैं, जैसे ब्लड है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। एंड प्रोटेक्ट अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अब ये है, जैसे एडिपोज टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को। बोन्स भी हमारी अदर ऑर्गन और टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट करना, कनेक्ट करना, और अदर ऑर्गन और टिश्यूज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में ही फैट डिपॉजिट होता है। क्या होता है, फैट, जो चर्बी होती है वो एडिपोज टिश्यू में ही डिपॉजिट होती है। अब तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। डेंस में क्या होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। अभी हम देखेंगे मसल्स को हड्डियों को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वही टेंडन्स और क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हमने पढ़ा कि बोन जितने तो हार्ड नहीं होते हैं पर सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। और बोन होता है, और ये क्या है, ब्लड। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसे हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। पर बस आप इतना भी याद रखेंगे कि एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये सब क्या है, टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इस बार आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ था, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरीके से बोन, बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। थोड़ा सा और नोट लेते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, टिश्यू मिलके किससे बने होंगे,
सेल्स है। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये धसी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्लड किस में घुला होता है, प्लाज्मा में। ब्लड एक लिक्विड होता है प्लाज्मा, उसी के अंदर ब्लड मिक्स होता है, ठीक। उसी तरीके से बोन्स, हमारी बोन्स भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कह रहा है कि जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज की वो एम्बेडेड होती हैं इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे ये कैल्शियम और फॉस्फेट का एक सॉलिड टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का मिक्सचर होता है। उसी में बोन्स की जो सेल होती हैं, ऑस्टियोसिस जिनको बोलते हैं, ऑस्टियोसिस, वो क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, ठीक। वही एग्जांपल दिया, ब्लड इज इन प्लाज्मा मैट्रिक्स, ब्लड एम्बेडेड होता है किसमें, प्लाज्मा में। बोन्स एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। उसी, अब अगला देखते हैं, ठीक। ये हो गया। तो थोड़ा सा हम टेंडेंस और लिगामेंट्स के देख लेते हैं। टेंडेंस यहाँ बताया था ना, ये क्या है, टेंडेंस और लिगामेंट्स, ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो जरा इनको भी देख लेते हैं, काम आएगा आगे। टेंडेंस कनेक्ट मसल टू बोन्स। टेंडेंस क्या करते हैं, एम टू बी। टी क्या करता है, एम टू बी को कनेक्ट करता है। और एल क्या करता है, ये बी टू बी करता है। एल इज बी टू बी और टी इज एम टू बी। टेंडेंस मसल टू बोन्स, लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कनेक्ट करते हैं। टेंडेंस वो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो एक मसल को, एक शरीर की मसल्स को एक दूसरे उसी शरीर की क्या करती है, बोन्स से कनेक्ट करती हैं। पी एम बी एल बी बी, याद रखना है, एल बी बी, एल बी बी अक्सर भूल जाते हैं लोग। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, एल बी बी, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। टी एम बी, टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, ठीक। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक। कार्टिलेज वही क्वेश्चन है हमारा। अ कनेक्टिव टिश्यू दे आर एम्बेडेड इन सॉलिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। जैसे हमने देखा था कि जो बोन का मैट्रिक्स है, ये बोन का जो हड्डियों का मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस का। उसी तरीके से जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का, वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन और शुगर का। कार्टिलेज स्मूदेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। अब जैसे कोई हड्डी है यहाँ और एक दूसरे हड्डी से जुड़ रही है, तो कार्टिलेज इस जो जॉइंट को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज में, ईयर में, ट्रेकिया में, ट्रेकिया हमारी जो विंड पाइप होती है, और लैरिंग्स जो हमारी वॉइस बॉक्स होता है। एरियोलर टिश्यूज बताया ना, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, उसी में एरियोलर टिश्यू आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। ब्लड वेसल्स जो धमनियां होती हैं खून ले जाने वाली, उसके अराउंड पाया जाता है। एंड इन बोन मैरो, हड्डी के मैरो में भी पाया जाता है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ अदर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज का क्या काम होता है, दूसरे टिश्यूज की रिपेयर में हेल्प करती हैं, और भी बहुत काम करती हैं। आप पढ़िए, कभी विकिपीडिया पे टाइप करिए, आपका सब वहीं से खोज के लिया है। और मेनली कहाँ से लिया है, घटना चक्र से और एनसीईआरटी, ये मेन सोर्स है मेरा, ठीक। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है तो इंटरनेट से, ठीक। और इंटरनेट पे जब जाता हूँ तो लगता है कि ये कितना ज़्यादा है, इसीलिए आप अपने सोर्सेज पर स्टिक करिए, ठीक। अगला क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, जैसे ये स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसी तरीके से एडिपोज टिश्यूज क्या कहाँ पाए जाते हैं, और स्किन और दूसरे ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन है और स्किन है, उसके बीच में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू। दे स्टोर फैट एंड दैट्स वाई दे एक्ट एज इंसुलेटर। जो फैट होता है वो बढ़िया इंसुलेटर होता है, किसका, गर्मी का। तो इसीलिए जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो इंसुलेटर का तौर पे काम करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़, ये भैया बड़े देर से परेशान है, इनको देख लेते हैं। हड्डियों के कुछ नाम है, जैसे ये क्रेनियम है, सर की हड्डी को क्या बोलते हैं, ये यहाँ दिख रहा है ना, क्रेनियम है। ये जो दांत के पास है वो मैक्सिला है, ऐसे ही याद रख लेना। जो ये कॉलर बोन दिख रही है ना आपको, ये जो शोल्डर के पास होती है उसको क्लैविकल बोलते हैं। बहुत आपने अक्सर सुना होगा खिलाड़ियों को कि क्लैविकल टूट गया उनका। स्कैपुला, ये जो यहाँ का हड्डी है शोल्डर के पास नीचे आती हुई हड्डी है, ये स्कैपुला है। ह्यूमरस है, ये जो बड़ी हड्डी होती है ना बाइसेप्स के पास, ये ह्यूमरस है। नाम जरूर याद रखिए। ये रिब्स हैं, ये जो जिनके अंदर दिल फेफड़ा सब प्रोटेक्टेड होता है, रिब्स होता है। ये 12 होती हैं, 12 इधर और 12 उधर। ये रेडियस। अब देखिए हाथ में आप फील करेंगे तो बीच में गैप दिखाई फील होगा आपको, और इधर एक हड्डी होगी और इधर हड्डी होगी। जो बाहर वाली हड्डी है उसको रेडियस बोलते हैं, बाहर वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो अंदर वाली हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, उल्ना। तो इतना कम से कम याद रखिए, जैसे कोई कह दे कि ह्यूमरस, रेडियस या उल्ना, अल्ना किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपको कम से कम पता रहे कि ये बोन्स के नेम ऑफ बोन्स है, हड्डियों के क्या है, नाम है। उसी तरीके से ये देखिए कार्पस, अभी पीछे पड़ा था ना कार्पस, अब ये यहाँ पर होता है तो बहुत गेम खेलते हैं तो यहाँ बहुत दर्द होने लगता है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। उसी तरीके से मेटाकार्पस होता है
फेलेंजीज, उंगलियों के पास फेलेंजीज होती हैं। ये फीमर है, हमारी जो जांग की हड्डी है फीमर है। यहाँ पर जो हड्डी होती है उसको पटेला है। उसी तरीके जैसे यहाँ रेडियर और उल्ना होती थी, उसी तरीके से पैर में भी है, बीच में गैप, बीच में ये गैप, और इधर फिबुला है और इधर वाली टिबिया है। इधर रेडियस है, इधर उल्ना है, इधर फिबुला, इधर टिबिया। ठीक, जैसे यहाँ कार्पल्स होते थे, हाथ में क्या होते थे कार्पल्स, वैसे ही पैर में क्या होते हैं टार्सल्स। जैसे हाथ में फेलेंजीज होती थी ना, ये फेलेंजीज, उसी तरह पैर में फेलेंजीज होती है, लेकिन हाथ में कार्पल होते हैं और पैर में क्या होते हैं टार्सल्स होते हैं। उसी तरीके से मेटाटार्सल्स हैं, जैसे यहाँ मेटाकार्पल्स थे हाथ में, वैसे यहाँ मेटाटार्सल्स हैं। ये एड़ी कभी कभी आपकी बहुत दर्द होती है तो कैल्सिनियस बोलते हैं इसको। सैक्रम, यहाँ की हड्डी जो है ये सैक्रम है। ये पेल्विस हमारा कूल्हा है, पेल्विस के ऊपर इलियम आती है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये L1 L2 आपका कभी दर्द होता होगा। ये स्टर्नम है, ये छाती के बीच की जो हड्डी आपको हड्डी जैसा फील होता है इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये मैंडिबल, इसको जॉ बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जॉ बोन। उसी तरीके से ये फेशियल हड्डियां, अक्सर आपको पूछ काउंट कराने को बोलता है कि बताइए खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, क्लेविकल में कितनी होगी, तो ये सब याद रखने की जरूरत है, अभी देखेंगे पीछे आएगा तो। Which of the following statement is incorrect about muscles in human body? Muscles can only push the bone. Muscle work in pairs. Muscle become shorter, stiffer and thicker when contracted. More than one of the above. तो इसका आंसर होगा muscles can only push the bone. Muscles pull नहीं कर सकती हैं। ठीक, मसल केवल क्या कर सकती हैं पुश, ओनली पुश, याद रखना है। क्यों? क्योंकि मसल में कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट करके मसल क्या करती है धक्का लगाती है। और कंट्रैक्शन के लिए अभी हम देखेंगे आगे कुछ प्रोटीन होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देखा ना, हमने 4 टिश्यू देखे थे ना एनिमल्स में, कौन कौन से? एपिथेलियल, एपिथेलियल देखा था, फिर कनेक्टिव देखा था, और उसी ऑर्डर में हम क्या देखने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज। क्योंकि मसल्स के बारे में पूछा तो मस्कुलर टिश्यू देख लेते हैं। मसल्स कैन ओनली पुल बोन्स, दे कैन नॉट पुश देम। बोन्स मूव बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इसलिए हड्डियां क्या करती हैं मूव करती हैं और पुल करती हैं। फॉर अपोजिट मूवमेंट, अपोजिट मूवमेंट होता है, और अनदर मसल पुल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक मसल एक डायरेक्शन में, दूसरी मसल दूसरी डायरेक्शन में पुश करती है, तो क्या होता है मूवमेंट होता है। अब क्योंकि एंटागोनिस्टिक पेयर में, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में, एक इधर मूव कर रही है तो दूसरी इधर मूव कर रही है, लेकिन वर्क किस में करती हैं पेयर्स में। मसल वर्क्स इन पेयर्स इन बट इन एंटागोनिस्टिक, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में नहीं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स बिकम शॉर्टर, थिकर एंड स्टिफर। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपने बाइसेप्स दिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाती है वो शॉर्टर हो जाती है बाइसेप्स, थिकर हो जाती है, और क्या हो जाती है स्टिफर हो जाती है। थोड़ा सा मस्कुलर टिश्यूज के बारे में की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने देखा था ना अभी कनेक्टिव टिश्यूज के की पॉइंट्स, वैसे ही मस्कुलर टिश्यूज के की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज फॉर कंट्रैक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स को मूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमको दिखती है, कंट्रैक्टाइल होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल एक्सटेंस भी हो सकते हैं, और इलास्टिसिटी भी होती है मसल्स में। मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश। मूवमेंट हैपन बिकॉज अपोजिंग मसल्स ग्रुप्स वर्क इन पेयर्स, पेयर में वर्क करती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या होता है मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल अभी जो बाइसेप्स का एग्जाम्पल दिया ना, ट्राइसेप्स भी वैसे ही। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं मसल्स में इंपॉर्टेंट होता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, यही कंट्रैक्शन, यही प्रोटीन क्या करता है मसल्स में कंट्रैक्शन कराता है। ओके, एक्टिन, थिन फिलामेंट, एक्टिन जो होता है, एक्टिन दो नाम याद है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में 2 नाम याद रखते हैं आपको, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, मायोसिन थिक फिलामेंट से। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट्स और मायोसिन इज मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट्स, ये देख लेना। ठीक, जरा मसल्स के टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कनेक्टेड टिश्यूज के टाइप देखे थे, वैसे हम मस्कुलर टिश्यूज के भी हम क्या देखने जा रहे हैं टाइप देखने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप है स्टेरिएटेड टाइप, या स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्टेरिएटेड मसल या स्केलेटल मसल। इनका अपीयरेंस क्या होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सारे मसल फाइबर्स होते हैं पर ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। सारे मसल किससे बनते हैं? फाइबरस टिश्यूज से, रेशेदार टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, स्टेरिएशन होता है बैंड्स के फॉर्म में इन मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में बैंड्स के फॉर्म में क्या होता है स्टेरिएशन, लाइन बनी होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं स्टेरिएटेड मसल्स में। ये क्या कंट्रोल करते हैं? मसल कंट्रोल ही करते हैं ना, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं मसल्स, डिसाइड कंट्रोल वे में मूवमेंट कराते हैं। तो ये कैसा मूवमेंट कराते हैं? ये वॉलंटरी मूवमेंट कराते हैं अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अगर हम अपना हाथ उठाना चाह रहे हैं, कॉपी उठाना चाह रहे हैं, पेन से लिखना चाह रहे हैं, तो ये कौन से मसल्स कर रही हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर में आते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल के अंदर में नहीं आते, इनवॉलंटरी होते हैं। जैसे दिल धड़कता ही रहता है, वो भी मसल्स ही है तो धड़कता ही रहता है।
जैसे पेट में खाना चला गया, आपके गले तक नीचे उतर गया, तो आप रोक नहीं सकते, वो नीचे जाएगा ही, क्योंकि मसल कंट्रैक्ट होकर के उसको क्या करती हैं, पेट की तरफ ढकेलती हैं। ठीक, अटैच टू बोन्स होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन जो हमारा पंजर है, अस्थि है, उसको मूव कराते हैं। पॉस्चर हमारा इंप्रूव करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, ये बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए। अनस्टायरेटेड, जैसे इंस्टायरेटेड होते थे वैसे ही क्या अनस्टायरेटेड है। इनको स्मूथ मसल बोलते हैं। इनको क्या बोलते थे, स्केलेटल मसल, इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल। इनका स्पिंडल शेप में होता है, फाइबर सब में होता है ना, सारे मसल किससे मिलकर बनते हैं, फाइबर से। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे, दिख रहा है ना। स्टायरेटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड बट दे आर सिंगल न्यूक्लियस, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। नो स्टायरेशन, कोई स्टायरेशन नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अब कहाँ होते हैं इनका जो लोकेशन होता है, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक के, इंटेस्टाइन्स के, ब्लड वेसल्स के, ब्लैडर के इंटरनल ऑर्गन, जैसे ये जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी वॉल्स में इन मसल्स का लोकेशन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये मूव करते हैं सब्सटेंस को इनसाइड ऑर्गन्स। ठीक, पेरिस्टालिसिस या ब्लड फ्लो होता है। पेरिस्टालिसिस जो खाना नीचे जाता है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो आप रोक लेंगे क्या अपना, नहीं ना, तो ये इनवॉलेंट्री होता है। ये अनस्टायरेटेड मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। या एक चीज और याद रखना, इन मसल्स में थकान आ जाती है। जो स्केलेटल मसल्स या स्टायरेटेड मसल्स हैं इनमें क्या आ जाती है, थकान बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन ये रेजिस्टेंट टू फैटीग, इनमें थकान नहीं होती है। उसी तरीके से तीसरा मसल कौन सा है, कार्डियक मसल। अभी हमने देखा दो तरीके, अब तक हमने दो तरीके की, स्टायरेटेड या स्केलेटल, स्केलेटल और अनस्टायरेटेड। ठीक, तो ये दो हो गए। उसी तरीके से तीसरा आ रहा है। तीसरा क्या है, कार्डियक मसल्स। ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं, ब्रांच्ड फाइबर होती हैं, स्टायरेटेड होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होती हैं, कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ये ऐसे लिखा हुआ है, याद रखना हो तो रखिएगा। ये इनवॉलेंट्री, ऑब्वियसली दिल तो इनवॉलेंट्री होता है ना, ब्लड को पंप करता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक, रिदमिक इनका मोशन होता है। ब्लड हमारा दिल क्या होता है, रिदमिक धड़कता है, एक लय एक ताल में धड़कता है। नेवर टायर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में जो कार्डियक मसल है कभी थकती नहीं, परमानेंट काम करती रहती है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री चीज़ें क्या होती हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। मसल कंटेन्स कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, बताया ना, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन किसके बने होते हैं, थिन फाइबर्स के, और मायोसिन किसके बने होते हैं, थिक फाइबर्स के। ठीक, ये एक्टिन और मायोसिन हो गए। इन विच ऑफ द ऑर्गन एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड, एपिथेलियल सेल्स कहाँ पाई जाती है, हेयर, नोज, लंग्स, पैक्रियाज, सब जगह पाई जाती हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आपको जरा दिखाते हैं, अभी आपको पीछे बताया था ना, एक सेकंड पीछे, सॉरी कहाँ चला गया, पीछे जब एनिमल सेल पढ़ा रहे थे आपको तो वहां पे मैंने एक स्किप कर गया था मैं, एक ये, जैसे ये एनिमल टिश्यू है ना, तो एपिथेलियल है, उसको एपिथेलियम बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, और क्या है, नर्वस टिश्यू है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू देख चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू देख चुके हैं, अभी बचा क्या है, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल। तो कोई एपिथेलियल का क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू। ये द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल। ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव, जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमारा हाथ है ना, ये हाथ है ऐसे करके, उसमें जो स्किन है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। वैसे जैसे हमारा ये ऐसे पेट है तो उसके किनारे भी ऐसे लाइनिंग लगी हुई है, वो भी क्या है, एपिथेलियम ही है। हर ऑर्गन जो है एपिथेलियम से ढका हुआ होता है। हर ऑर्गन पे जो स्किन होती है, जो जो लेयर चढ़ी होती है हर एक ऑर्गन पे, पैंक्रियास पे, लिवर पे, सब पे किस टिश्यू की एक लेयर चढ़ी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। ये कवरिंग करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल बॉडी को। ये क्या करते हैं, बैरियर बना लेते हैं ताकि बॉडी सिस्टम क्या हो सके, सेपरेट। ऐसा ना हो कि स्टमक का मटेरियल लीवर में डायरेक्टली चला जाए, या इंटेस्टाइन का मटेरियल स्टमक में आ जाए, इस या ब्लड आ जाए डायरेक्ट स्टमक में, तो इसको सेपरेट करते हैं। ठीक, कौन से, एपिथेलियल टिश्यू। चार टिश्यू होते हैं एनिमल में, ठीक, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। उसी में से क्या है, ये एपिथेलियल है। हमने कनेक्टिव पहले पढ़ लिया था, मस्कुलर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अच्छा, कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द बॉडी, याद रखना है आपको, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना, तो सबको प्रोटेक्ट करते हैं ये। इंटरनल ऑर्गन हो या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में हमारी स्किन आती है। स्किन भी क्या है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन इज एन एपिथेलियल टिश्यू, इट प्रोटेक्ट्स, कवर्स एनिमल्स बॉडी। एग्जाम्पल दिया हुआ, स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारी माउथ में जो लाइनिंग है, छूते हैं तो आपको पता चलता है। लंग्स में एल्वियोलाई जो होते हैं, किडनी में जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स, हमारी जो ये ब्लड अंदर जा रहा है ना, ब्लड, उसकी ये जो लाइनिंग है, ये भी किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। अगर ये लाइनिंग नहीं होती तो ब्लड क्या हो जाता, फ्लो कर जाता ना, तो वो तो अच्छा बात है क्या, नहीं ना। उसी तरीके से और कई जगह होती हैं।
अच्छा, अब चूंकि अब इसमें लिखा है नो इंटर सेलुलर स्पेस, नो सेलुलर या इंटर सेलुलर, सेल के बीच में इनमें बहुत स्पेस नहीं होती। सोचिए अगर यहाँ स्पेस होती मान लिया तो क्या होता, खून निकल जाता ना। तो इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। ओके, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया। जैसे प्रोटेक्शन कौन करता है, कौन सी एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है, स्किन में जो लगी होती हैं, जो लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स में होती हैं, क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब जैसे क्या हुआ, ये आंत है ना, अब हम देखेंगे आंतों में, तो क्या होता है, आंत जो है वो एब्जॉर्प्शन कर पाती है, क्यों, क्योंकि आंत की जो लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन की हमारी जो लाइन, क्या हो जा रहा है यार, ठीक हो गया ना। हाँ, जो प्रोटेक्शन है, स्किन की लाइनिंग ऑर्गन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन होती है, इंटेस्टाइनल जो आंतों में लाइनिंग होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिक्रीशन, ग्लैंड्स में जो ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं। अब सोचिए अगर ये ग्लैंड है मान लिया, सपोज करते हैं, और इसमें कुछ सिक्रेट करना है इसको, तो अगर एपिथेलियल ना हो या अंदर कुछ लेना है, एपिथेलियल ना हो, तो कैसे सिक्रीशन हो। ओके, एक्सक्रीशन करना होता है, किडनी ट्यूबल्स वगैरह, जो किडनी में, अभी हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का, तब हम देखेंगे किडनी ट्यूबल्स क्या होते हैं। सेंसेशन, जैसे टेस्ट बड होती हैं, वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी टेस्ट बड है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा ज़्यादा ये गोला बन गया। टेस्ट बड्स है हमारी, टेस्ट बड्स क्या है, एपिथेलियल है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल या एपिथेलियम के तीन टाइप होते हैं, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड और सिलिएटेड। याद रखना है आपको, एक बार जाइए एनिमल टिश्यू देखिए, चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। हमने लगभग तीन पढ़ लिए, ये बचा हुआ। मस्कुलर में बताया था आपको, स्ट्राइएटेड होता है, अनस्ट्राइएटेड होता है, इनकी भी टाइप होती हैं, टाइप के भी टाइप होते हैं, और कार्डियक होता है। उसी तरीके से कनेक्टिव में आपको बताया था, लूज कनेक्टिव होता है, डेंस कनेक्टिव होता है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव में क्या होता है, ब्लड होता है, और क्या होता है, बोन होता है, और क्या होता है, कार्टिलेज होता है, बताया था ना। उसी तरीके से डेंस में आपको क्या बताया था, टेंडन्स बताया था, लिगामेंट्स बताया था। टेंडन्स क्या करते हैं, टीएमबी बताया था ना, टीएमबी टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को किससे जोड़ते हैं, टेंडन्स कनेक्ट मसल विद बोन्स। एलबीबी बताया आपको, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं, डेंस टिश्यू होते हैं। लूज टिश्यू में आपको बताया एरियोलर टिश्यू, एलियोलर टिश्यू, ये स्किन और बोन्स के बीच में होते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। उसी तरीके से आपको बताया एडिपोज टिश्यू, ये क्या करते हैं, फैट एब्जॉर्ब करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक, तो ये सब थोड़ा देखना। उसी तरीके से जैसे ये सब के टाइप होते हैं कनेक्टिव मस्कुलर के, उसी तरीके से एपिथेलियल के टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम या एपिथेलियल एक ही चीज है। एपिथेलियल नाउन है, एपिथेलियम एडजेक्टिव है। तो सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जो सिंपल एपिथेलियम है ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, स्क्वैमस, क्यूबोडियल और कॉलमनर। ये नहीं इंपॉर्टेंट होता तो नहीं पढ़ाता, लेकिन कभी कभी पूछा हुआ इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम वो फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती हैं, ब्लड वेसल्स के लाइनिंग्स पर लगी होती हैं। क्यूबॉडियल क्यूब शेप की होती है, ये किडनी ट्यूबल्स में ये एपिथेलियम होती हैं। कॉलमनर या टॉल सेल से मिलकर बनी होती है, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग में लगी होती है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, जैसे ये तो सिंगल लेयर की होती हैं, इसीलिए इनको सिंपल बोलते हैं। जो सिंपल एपिथेलियम है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर की, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, मल्टीपल लेयर की। तो स्किन, स्किन इज एन एपिथेलियम, बट व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, अब पूछ ले आपको स्किन कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव है कि मस्कुलर है कि नर्वस है, ये कौन सा टिश्यू है। तो आपको बताना है स्किन कैसा है, ना कनेक्टिव है, ना मस्कुलर है, ना नर्वस है, कैसा है, एपिथेलियम टिश्यू है। अब एपिथेलियम में भी कैसा है, स्ट्रेटिफाइड है। थोड़ा सा स्किन को भी देख लेते हैं। स्किन में एक होता है एपिडर्मिस, जो ऊपर लेयर हमको दिख रही होती है एपिडर्मिस होती है, और जो और अंदर लेयर होती है उसको वो होती है डर्मिस। याद रख लेना आप, जब भी कहीं डर्मा आ जाए, डर्मेटोलॉजी पढ़ते हैं ना, डर्मेटोलॉजी वो स्किन से ही रिलेटेड है। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। ठीक, तो ये हो गई। अब कनेक्टिव टिश्यू तो आपको बताया ही था, ये सब बताया ही था, रिवाइज करते जाएंगे तो चीज़ें होती चली जाएंगी। ओके, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल है ना बायो। अब कंसेप्ट बहुत बनाएंगे तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन हेयर, जो हेयर होती है उनमें भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं। नोज, नाक में भी, हर जगह प्रोटेक्शन चाहिए होता है ना। एपिथेलियल सेल क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं।
लंग्स में भी प्रोटेक्शन होता है। अभी लंग एल्वियोलाई बताया ना आपको, लंग एल्वियोलाई, तो लंग्स में भी होते हैं। पैंक्रियाज की जो पैंक्रियाज ऐसे ऑर्गन होता है, उसमें भी, उसकी लाइनिंग में भी क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। ओके, तो मोर देन आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फिर वही वो मैं वहां जाके फालतू में गया। ठीक, यही चीज है जो पीछे बढ़ाया था मैंने, वही चीज है। ओके, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन किस फॉर्म में, पॉली मतलब सेकेराइड मतलब होता है ग्लूकोज, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। ठीक, पॉलीसेकेराइड मतलब हो गया, पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे चेन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक, चेन्स। तो ग्लाइकोजन जो है लिवर और मसल्स में, ग्लाइकोजन मेनली किस में स्टोर होता है, लिवर में, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ किस में स्टोर होता है, मसल्स में भी। तो लेकिन किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन पूछ रहा है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। तो किस, या प्रोटीन, या मोर देन ऑफ दो, तो इसका आंसर है पॉलीसेक्राइड। ओके, ये यहाँ यही सब लिखा हुआ है। अब चूंकि हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज, खाना लेते हैं, तो हम किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज यूज हो जाता है वो तो यूज हो जाता है, एटीपी में बदल जाता है, लेकिन जो ग्लूकोज, सारी एनर्जी तो हम इकट्ठा खर्च नहीं कर देते हैं, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में। एनिमल्स में, सारे एनिमल्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, खर्च तो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन में। लेकिन प्लांट्स में किस फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में। याद रखना, व्हेन बॉडी नीड्स एनर्जी ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड प्रोवाइड फ्यूल। ये सब याद रखना, ब्रांच स्ट्रक्चर है, नहीं है। समटाइम्स कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है एनिमल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और स्टार्च जो है प्लांट्स में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, बिकॉज इट इज सिमिलर टू स्टार्च फाउंड इन प्लांट्स। ठीक, यही लिखा हुआ है। ग्लूकोज से किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, स्टोरेज के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और वो ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। व्हेन ब्लड शुगर इज हाई, कैसे होता है, जब ब्लड शुगर हाई है आपने, यानी कि खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाता है आपका, ऑब्वियसली ग्लूकोज गया तो बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होने लगता है, ग्लाइकोजन में। और कहाँ कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में। मेनी मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। इसीलिए ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉली मतलब बहुत, और सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइन करके ग्लाइकोजन बना लेते हैं। इसमें जो मेन हार्मोन है वो क्या है, इंसुलिन। आप देखते हो ना, जिनका शुगर उगर गड़बड़ होता है, तो शुगर ग्लूकोज से रिलेटेड है ना, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, वो जो जिनको डायबिटीज होता है वो बहुत देखते हैं एनर्जी उनकी कम होती है, तो उनको स्टोरेज एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक, तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो इंसुलिन क्या करता है, हेल्प स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। इंसुलिन ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। तो जिनको डायबिटीज होता है उनकी इसकी कमी हो जाती है, तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों, अगर ये इंसुलिन नहीं लेंगे तो उनका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। ओके, अब जब एनर्जी की जरूरत हुई तो ग्लाइकोजन ही किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में, एनर्जी यूज के लिए। अब उसी प्रोसेस, इसको बोलते थे ग्लाइकोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ध्यान दीजिए, जब ये ऐसे लग जाए इसिस, तो इसका मतलब हो रहा है ज्वाइंट हो रहा है, और जब लाइसिस लग जाए लास्ट में, तो इसका मतलब वो टूट रहा है। ठीक, अब ये कब होता है, जब ब्लड शुगर लो होता है, जब शरीर नोट करता है कि ब्लड में शुगर कम हो गया, तो ग्लाइकोजन को फिर किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ये लिवर रिलीज करता है, मसल्स में स्टोर होता है, जहां स्टोर होता है वहीं से रिलीज होता है। अब देखिए, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बन रहा था, तो क्या क्या लग रहा था, कौन सा हार्मोन लग रहा था, इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन, लेकिन कैसा काम करता है, हार्मोन की तरह। प्रोटीन होता है लेकिन काम कैसा करता है, हार्मोन की तरह। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में स्टोरेज हो रहा था, तो कौन सा हार्मोन काम आ रहा था, इंसुलिन। उसी तरीके से वापस जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन काम आ रहा है, दो हार्मोन, ग्लूकोगाजोन और एड्रेनलिन। ठीक, ये याद रखना है थोड़ा सा आपको। ठीक है, यही क्या करता है, हेल्प रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ओके, तो ये हम आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। ये तो हमने 15 तक कर लिया ना, ये बताया आपको। द नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड्स एंड फीट्स ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमंस। यानी कि पूछ रहा है हैंड्स और फीट के में कितनी बोन्स होती हैं एज कंपेयर टू टोटल बॉडी के बोन्स में। तो ये लगभग 50% के करीब में होती हैं। इसका आंसर तो देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर
ये आंसर डी है ना, 50%। थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, यही मैंने नोट डाउन किया, ये अपने नोट से ही नोट डाउन किया। अब चूंकि बोन के बारे में आ गया है तो हमने देखा था बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन आपको बताया था, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बट व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ लिखा हुआ बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड होता है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स की हेल्प से, मसल क्या कर सकती हैं, केवल बोन को पुल कर सकती हैं। दो मसल्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं तभी बोन्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो ये बोन का क्या काम है, सपोर्ट करना बॉडी को, प्रोटेक्ट करना बॉडी को, और हेल्प्स इन द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स और बोन्स मिल करके हेल्प, शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और क्या करती हैं, मूवमेंट में अलाउ करती हैं। मसल इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू बट बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब चूंकि बोन टिश्यू है और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, तो जो बोन सेल्स होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक, कोई भी टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से। तो जो बोन टिश्यू है वो किससे मिलकर बना होगा, बोन सेल से, और बोन सेल्स को ही क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। कहीं ओस्टियो शब्द मिल जाए, जैसे ओस्टियोलॉजी आपको मिल जाए, ओस्टियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स। ऐसे ओस्टियोसिस हो जाए तो मतलब कि, अब आपको पता है ना, जैसे ओस्टियोलाइसिस हो जाए कहीं पर, ओस्टियोलाइसिस टाइप का, तो आपको पता है कि जहां लाइसिस शब्द आ जाए वहां ब्रेकिंग हो रही है किसी चीज की। तो ओस्टियो मतलब ब्रेन, तो ब्रेन का कहीं ब्रेकिंग टाइप का कुछ हो रहा है, तो ओस्टियोलाइसिस हो रहा है। उसी तरीके से ब्रेन सेल्स को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। आपको पता है जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको एक मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो जैसे ब्लड को क्या चाहिए होता है, एक मैट्रिक्स, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एम्बेडेड होता है। उसी तरीके से बोन्स भी एक हार्ड, जैसे ब्लड तो लिक्विड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, लेकिन जो बोन कनेक्टिव टिश्यू है वो एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, जो किसका बनकर बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट का। मेनली जो सॉल्ट ही यहाँ लिखा है, लेकिन वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट नाम के मैट्रिक्स में बोन सेल्स एम्बेडेड होती हैं। उसी तरीके से फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, आपने ये कोलेजन फाइबर से मिलके भी बना होता है। वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बोन्स को। बोन शेप देता है बॉडी को, सपोर्ट करता है बॉडी को। बोन क्या करता है, वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है हमारा, स्कल क्या है हमारी, एक बोन है ना, वो क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिब्स आपको पता है 12 रिब्स होती हैं हमारी चेस्ट में, 12 इस साइड में 12 उस साइड में, टोटल मिला के 24 रिब्स होती हैं। वो भी बोन से मिलके, बोन से ही होती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्कल हमारा किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब्स हमारी किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, हार्ट और लंग्स को। ठीक, तो और ब्रेन क्या करता है, स्टोर हाउस भी है किसका, मिनरल्स का, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस का। एक ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना, किसमें, बोन मैरो में, हड्डियों में। आप अगर नॉनवेज खाते होंगे तो आपको दिखता होगा ब्राउन रंग का होता है, उसी में क्या होता है, वही बोन मैरो होता है, और उसी में क्या बनती है, ब्लड सेल्स बनती हैं। आपने सुना होगा ल्यूकीमिया, कैंसर होता है, ब्लड कैंसर बच्चों में अक्सर होता है, तो उनको क्या होता है, मैरो ट्रांसप्लांट मांगा जाता है अक्सर, मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनका जो बोन मैरो होता है वो बहुत तेजी से सेल्स को डिवाइड करता है, और वही तो कैंसर होता है ना। तो उनका बोन मैरो गड़बड़ हो जाता है तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के लिए एक टाइप का डोनर होना चाहिए, तो अक्सर खोजने में दिक्कत होती है। तो सरकार ने एक मैरो रजिस्ट्री बनाई है, मैरो रजिस्ट्री, जिसके थ्रू हम अपने टाइप के डोनर को खोज सकते हैं। तो वो याद रखिए आप। ओके, बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा बताया, रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है। मैरो ब्लड सेल्स बनाती है, पर मैरो दो टाइप की होती है, रेड और येलो। रेड वाली क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है, और प्लेटलेट्स बनाती है। ये अब हम जब ब्लड पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसमें देखेंगे। रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनता है, और प्लेटलेट्स बनता है। येलो बोन मैरो में कोई ब्लड वगैरह नहीं बनता, बल्कि ये फैट स्टोरेज करती हैं। कैन कन्वर्ट टू रेड मैरो इफ नीडेड, अगर किसी लाइफ के स्टेज में अगर हमको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा रेड मैरो की, तो येलो मैरो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड बोन मैरो में। ठीक, कुछ स्पेशल पॉइंट्स है एग्जाम के लिए। जैसे बोन्स ऐसा दिखने में लगता है हार्ड स्टिफ है, तो लगता है डेड है, नहीं, डेड टिश्यू से नहीं मिलकर बनी है। बोन्स में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, बोन में भी वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं बोन्स में भी, इसीलिए दर्द होता है जब टूट जाता है। तो नर्व नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब हड्डी टूटती है तो दर्द होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स में। हार्डनेस क्यों होता है, मिनरल की वजह से। फ्लेक्सिबल, जैसे हार्डनेस बोन, अब ध्यान दीजिए दो चीज, बोन हार्ड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक, हार्डनेस क्यों होता है, मिनरल्स की वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, कोलेजन नाम के एक प्रोटीन की वजह से। जो लॉन्ग बोन है, फीमर बोलते हैं, आपको दिखाया था पीछे। जो फीमर, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल,
रेड एंड येलो मैरो दोनों होती है फीमर में। ओके ठीक, अब अक्सर बोन की काउंटिंग करने के लिए पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं। जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी है, इसमें करीब 206 हड्डियां, करीब क्या 206 हड्डियां ही होती हैं। उसमें 80 एक्सियल होती हैं और 126 क्या होती है, अपेंडिकुलर होती हैं। अब देखते हैं एक्सियल क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है। ये अपेंडिकुलर है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती हैं, 126। और एक्सियल में कितनी होती है, ये जो बच गया एक्सिस में, जो बच गया शरीर के एक्सिस का जो हिस्सा है, उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं, 80। तो आपसे पूछूं स्कल किस में आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सियल स्केलेटन में। आपसे पूछूं कि ये रिब्स किस में आ रहे हैं, तो एक्सियल स्केलेटन में। आपसे पूछूं ये जो ये वर्टिब्रा का कॉलम आ रहा है, वो किस में आ रहा है, एक्सियल में। यहाँ पे भी एक हड्डी का नाम था, वो बताइए। आपसे पूछूं ये रेडियस, रेडियस या उल्ना, आपसे पूछिए टिबिया किसमें है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर में 126 और एक्सियल में 80 है। ओके ये लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लीजिए। खोपड़ी में कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं। फेशियल बोन कितनी होती है, 14। इन दोनों को मिला के टोटल कितनी हो जाती हैं, 22। ईयर ऑसिकल्स, जो ईयर बोन्स होती हैं, कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 3 हर ईच, हर एक कान में कितनी होती है, 3 हड्डियां। मैलियस, हैमर, इंसियस, एनवियल, स्टेपिस और स्टेरप, ये 6 हड्डियां होती हैं। हावाई, ये टंग में भी हड्डी होती है, ये देखिए टंग बोन है, एक होती है, नेक के पास होती है। टंग को, टंग में नहीं होती एक्चुअली, नेक के पास होती है, टंग को सपोर्ट करती है। उसी तरीके से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं, 26। जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन या स्पाइन होती है, उसमें कितनी हड्डी होती हैं, 26 होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा या नेक, सर्वाइकल, जब भी आप सुनते हो ना सर्वाइकल पेन, तो क्या है, किसका पेन है, नेक का। सर्वाइकल मतलब क्या होता है, नेक। उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 7। अभी आपको याद करनी है। थोराइसिक, थोराइसिक मतलब अपर बैकबोन, जो ऊपर की हड्डी होती है गर्दन के पास, पीठ पे, उसको क्या बोलते हैं, थोराइसिक। थ्रोट से याद रख सकते हैं आप। तो अपर बैकबोन में वो कितनी होती है, 12। लंबर, लंबर देखिए, थोराइसिक होता है और लंबर होता है। तो वो लंबर क्या होता है, एल से लोअर, तो एल से लोअर बैकबोन। थोराइसिक मतलब अपर बैकबोन और लंबर मतलब क्या होता है, लोअर बैकबोन। यानी अपर में कितनी हड्डियां होती हैं, 12, और लोअर में कितनी होती है, 5। सैक्रम, ये जो पेल्विक होता है, कूल्हे की जो हड्डी होती है, सॉरी, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन फ्यूज होकर के क्या बना लेती, कितनी हड्डियां हो जाती हैं, एक। कॉक्सिक, हमारा एकदम बटक के जो ठीक ऊपर टेल बोन, जो जैसे पूंछ हमारी हुआ करती थी, वो भी 4 होती थी, लेकिन फ्यूज हो जाती है एक में। रिब केज, 25 हड्डियां होती हैं। 24, 12 इधर, 12 इधर, और बीच की एक हड्डी होती है। उसी तरीके से स्टेनम, ये ब्रेस्ट बोन होती है। ओके ठीक, तो अब हमने एक्सियल स्केलेटन में देख लिया हड्डियां, 80 हड्डियां होती हैं। उसी तरीके से अपेंडिकुलर स्केलेटन देख लेते हैं, जिसमें 126 बोन्स होते हैं। तो ये देख, पेक्टोरल मतलब होता है शोल्डर, उसमें 4 होते हैं। 2 क्लेविकल होती हैं, यानी कॉलर बोन्स। क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन्स। स्कैपुले होती हैं, जो शोल्डर ब्लेड होती हैं। मैं ये नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये नाम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल मतलब होता है, पेक्टोरल मतलब होता है शोल्डर। 2 क्लेविकल, क्लेविकल मतलब कॉलर, कॉलर बोन। स्कैपुले मतलब शोल्डर ब्लेड्स। अपर लिम्स, लिम्स मतलब होता है हाथ पैर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। इसमें 60 हड्डियां होती हैं, देख रहे हैं, हाथ पैर मिला के कितनी होती हैं, 60 हड्डियां होती हैं। आर्म बोन है, ह्यूमरस है, ह्यूमरस आपको बताया था। इसी तरीके से इसको एक बार गो थ्रू हो जाएगा। जैसे लेग बोन्स, टिबिया, फिबुला बताया था ना आपको, पटेला आपको बताया अभी पीछे, जब आपको वो स्केलेटल दिखा रहा था मैं, तो उसमें दिखाया था आपको। देखिए अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, न्यू बॉर्न्स में 270 हड्डियां होती हैं। बाद में वो फ्यूज हो जाती हैं, तो हड्डियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। हड्डियां गायब नहीं होती, फ्यूज हो जाती हैं, इसीलिए हड्डियां अडल्ट में कम हो जाती हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी है वो क्या है, स्टेपीज, स्टिरअप इन ईयर। स्टिरअप जो है हड्डी, वो स्मॉलेस्ट बोन है। लार्जेस्ट बोन फीमर, थाई बोन, ये फिर दिखा है ना वही, ये पीछे दिखाया था। ये कार्पल है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये रिब्स है, ये स्टर्नम है, ये बीच वाली, ये ह्यूमरस है, ये क्लेविकल है, ठीक, ये मेटाटार्सल है, ये मेटाकार्पल है, ये फेलेंजीज है, हाथ में भी फेलेंजीज होती है। ये फीमर होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक, देख लीजिएगा, आंसर डी हुआ। द स्टडी ऑफ बोन्स आपको पीछे बताया ना, ऑस्टियोलॉजी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइव फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये बाद में देखेंगे, पर अभी देख लेते हैं। 31 पेयर्स अराइव होती हैं। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट अराइव फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। दीज नर्व्स कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड ड्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये 18 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। एक सेकेंड, ये हट नहीं रहा, ये क्यों नहीं हट रहा। ये 18 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये देख रहे हैं 18 क्वेश्चन। अब हम आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद से फर्दर अगले लेक्चर में हम करेंगे। 18 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, और हम अगले वीडियो में बाकी लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। ओके, थैंक यू।